कि हमारी ये अर्थ एक्चुअली 1,07,000 किलोमीटर्स पर आवर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर रही है। हाँ, और हम यहाँ बैठकर आज लिटरली एक ही झटके में 33 अलग-अलग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डीकोड करने वाले हैं। एग्जैक्टली दोस्तों, आज का ये सेशन बेसिकली एक महाज्ञान कुंभ होने वाला है। हम ईवी बैटरीज की रियलिटी से लेकर इंडिया ईयू ट्रेड, एआई टॉयज, बजट एनालिसिस, स्पेस मिशंस और बहुत कुछ कवर करेंगे। सो दैट्स कूल ना? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल, फोकस शार्प रखना क्योंकि हम सीधा पहले मुद्दे पर जंप कर रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट्स एलिंग इंडियाज बैटरी स्कीम फॉर ईवीज। यहाँ हम ईवी बैटरीज और एसीसी पीएलआई स्कीम की असलियत समझेंगे। राइट, इसका ब्रॉड मैक्रो थीम है इंडियाज ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। बेसिकली ये एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल यानी एसीसी-पीएलआई स्कीम का मेन मोटिव था इंडिया में डोमेस्टिक बैटरी कैपेसिटी बढ़ाना। इसको ऐसे समझो कि जैसे एक मैसिव शॉपिंग मॉल आप 2 दिन में नहीं बना सकते, वैसे ही कॉम्प्लेक्स गिगा फैक्ट्रीज को 2 साल में सेटअप करना बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। ईवी रेवोल्यूशन की बातें तो हर जगह है, पर ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। बैकग्राउंड ये है कि 2025 तक हमारा टारगेट 50 GWh कैपेसिटी का था, लेकिन सिर्फ 1.4 GWh ही इंस्टॉल हो पाया है। इसका कोर लॉजिक ये है कि 2 ईयर जेस्टेशन पीरियड बहुत कम था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में लिथियम, निकल और कोबाल्ट की मिनरल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज ही नहीं है, जिसके कारण डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन मतलब डीवीए ब्लॉक हो रहा है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट सीधा हमारी सप्लाई चेन डिपेंडेंसीज पर पड़ता है। चलो थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं रिवाइज करने के लिए। एसीसी पीएलआई स्कीम का 2025 का टारगेट क्या था? 50 GWh कैपेसिटी, और असल में कितना इंस्टॉल हुआ? सिर्फ 1.4 GWh। इस डिले का मेन रीजन क्या है? अनरियलिस्टिक 2 ईयर जेस्टेशन पीरियड। कौन से क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग फैसिलिटीज इंडिया में नहीं है? लिथियम, निकल और कोबाल्ट। इस कमी से किस चीज पर नेगेटिव असर पड़ रहा है? सीधा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन यानी डीवीए पर। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग डीवीए एंड क्रिटिकल मिनरल्स डिपेंडेंसी। परफेक्ट। इन शॉर्ट, अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस और मिनरल प्रोसेसिंग की कमी हमारी ईवी टारगेट्स को धीमा कर रही है। चलो मूविंग ऑन टू टॉपिक 2, व्हाई इज इंडिया ईयू ट्रेड एग्रीमेंट सिग्निफिकेंट? इंडिया ईयू एफटीए और एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है इंटरनेशनल ट्रेड डायनामिक्स। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली एक ट्रीटी है जो दोनों के बीच टैरिफ्स यानी व्यापार कर को कम या जीरो करती है। अगर कोई इंडियन टेक्सटाइल कंपनी यूरोप में कपड़े बेचती है तो अब उसको वहां टैक्स नहीं देना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ये इंडिया ईयू एफटीए एसेंशियली एक गेम चेंजर क्यों है? ताकि बैकग्राउंड देखें तो ये अग्रीमेंट लगभग 70.4% टैरिफ लाइंस पर तुरंत ड्यूटीज खत्म कर देगा, जो इंडिया की एक्सपोर्ट वैल्यू का अराउंड 90.7% है। कोर लॉजिक ये है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, मरीन और लेदर को जीरो ड्यूटी का मैसिव फायदा मिलेगा, जो बेसिकली यूएस टैरिफ्स के असर को भी थोड़ा मिटिगेट करेगा। और हाँ, आयुष प्रैक्टिशनर्स अब अनरेगुलेटेड ईयू कंट्रीज में अपनी सर्विसेज दे सकेंगे, लेकिन उन्होंने सेंसिटिव एग्री सेक्टर्स जैसे बीफ, डेयरी और सीरियल्स को बाहर रखा है। सही पॉइंट। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव है। चलो जल्दी से मेमोरी हैक करते हैं। एफटीए के तहत कितनी टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी तुरंत खत्म होगी? 70.4% टैरिफ लाइंस पर। किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा? लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स और लेदर। आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए क्या बेनिफिट है? वो अनरेगुलेटेड ईयू कंट्रीज में अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। इंडिया ने किन सेंसिटिव सेक्टर्स को एफटीए से एक्सक्लूड किया है? बीफ, डेयरी और सीरियल्स। ये स्टेप किस कंट्री के टैरिफ्स के असर को कम करेगा? यूएस टैरिफ्स के असर को। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग टैरिफ लाइंस एलिमिनेशन एंड एग्री एक्सक्लूजन्स। डन। इन शॉर्ट, इंडिया ईयू एफटीए लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगा, जबकि सेंसिटिव एग्रीकल्चर को सेफ रखेगा। नाउ टॉपिक 3, व्हाई हैव द न्यू यूजीसी रेगुलेशंस बीन स्टेड? यूजीसी रेगुलेशंस और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है एजुकेशनल इक्विटी पॉलिसीज। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यूजीसी के 2026 इक्विटी रेगुलेशंस पर स्टे लगा दिया है। मतलब एक क्लासरूम का सोचो, जहां रूल सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए बने हो, तो बाकी बच्चों को लगेगा ना कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपसेस में ये नए रूल्स पर अचानक इतना बवाल क्यों है? 2012 फ्रेमवर्क को लागू कर दिया है। कोर लॉजिक ये था कि 2026 रूल्स ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को स्पेसिफिकली एससी, एसटी और ओबीसीज के खिलाफ एक्शंस के रूप में बहुत नैरोली डिफाइन किया था, जिसके चलते अनरिजर्व ग्रुप्स ने बायस क्लेम किया। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट सीधा आर्टिकल 15 पर आता है, जो डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। पॉलिसी मेकिंग में सबका व्यू पॉइंट जरूरी है। तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने किस साल के यूजीसी रेगुलेशंस पर स्टे लगाया है? 2026 रेगुलेशंस पर। स्टे के बाद कौन सा फ्रेमवर्क रिस्टोर हुआ? 2012 फ्रेमवर्क। 2026 के रूल्स में डिस्प्यूट का मेन रीजन क्या था? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बहुत ही सीमित डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किन ग्रुप्स पर सेंटर थी? विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसीज पर। ये पूरा मैटर कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से जुड़ा है? आर्टिकल 15 से। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग यूजीसी 2012 वर्सेस यूजीसी 2026 फ्रेमवर्क एंड आर्टिकल 15। एब्सोल्युटली। इन शॉर्ट, डिस्क्रिमिनेशन की स्पेसिफिक डेफिनेशन के कारण एससी ने यूजीसी के नए रूल्स को रोक दिया है। नेक्स्ट इज टॉपिक 4, व्हाट डज द बजट ऑफर अर्बन इंडिया?
अर्बन इंडिया का बजट कट। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। यूनियन बजट 2026 में एसेंशियली अर्बन डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल आउटले में कटौती की गई है। जैसे घर के बजट में आपने सिर्फ एक महंगी कार यानी मेट्रो पर पैसे उड़ा दिए और साफ सफाई यानी स्वच्छ भारत के लिए पैसे ही कम पड़ गए। क्या सच में हमारे सिटीज को बजट में इग्नोर किया गया है? डेटा तो यही कहता है। सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट आउटले 11.6% घटाकर 85,522 करोड़ कर दिया गया है। कोर लॉजिक ये है कि स्पेंडिंग बहुत स्क्यूड है। कैपिटल इंटेंसिव मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स अकेले पूरे बजट का रफली 33.6% कंज्यूम कर रहे हैं। और इसके चक्कर में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का एलोकेशन आधा कर दिया गया और अमृत में 20% का कट लगा। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है बेसिक सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निग्लेक्ट होना। सो अर्बन डेवलपमेंट आउटले में कितने परसेंट कट हुआ? 11.6%। टोटल अर्बन स्पेंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है? कैपिटल इंटेंसिव मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट 33.6%। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बजट का क्या हुआ? एलोकेशन को एग्जैक्टली आधा कर दिया गया। और अमृत स्कीम के बजट में कितनी कटौती हुई? 20% रिडक्शन। ये किस ट्रेंड को दर्शाता है? स्क्यूड स्पेंडिंग टुवर्ड्स मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। Practice saying skewed urban allocation and Amrut cuts. राइट। इन शॉर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी मिलने से सैनिटेशन और अमृत स्कीम्स का बजट कम हो गया है। टॉपिक 5 डू AI पावर्ड टॉयज अफेक्ट द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? AI टॉयज और बच्चों की सुरक्षा। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है डिजिटल प्राइवेसी एंड चाइल्ड सेफ्टी। जनरेटिव AI पावर्ड टॉयज बच्चों से लिटरली बात करने के लिए चैटबॉट्स का यूज करते हैं। इमेजिन करो एक क्यूट टेडी बेयर जो एक्चुअली चैट GPT से जुड़ा है और आपके बच्चे को अचानक से डरावनी या इनअप्रोप्रिएट बातें बताने लगे। ये खिलौने अब सिर्फ खेलते नहीं, बातें भी करते हैं। जनरेटिव AI टॉयज मार्केट में फ्लड कर रहे हैं। कोर लॉजिक ये है कि सबसे बड़ा रिस्क इनका हल्यूसिनेशंस है, जिससे इनअप्रोप्रिएट अडल्ट कंटेंट शेयर होने का डर रहता है। प्लस इनमें 24/7 सुनने वाले माइक्रोफोन्स लगे होते हैं जो सीवियर डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स क्रिएट करते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट DPDP एक्ट और माइनर्स की डिजिटल प्राइवेसी रेगुलेशंस पर आता है। टेक इनोवेशन फाइन है पर सेफ्टी रेगुलेशंस मस्ट है। तो AI पावर्ड टॉयज में कौन सी टेक यूज हुई है? जनरेटिव AI चैटबॉट्स। AI का कौन सा फ्लॉ बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है? हेलुसिनेशंस जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दे सकता है। इन टॉयज से जुड़ी सबसे बड़ी प्राइवेसी कंसर्न क्या है? माइक्रोफोन्स के थ्रू अनमॉनिटर्ड डेटा कलेक्शन। इंडिया में डेटा प्राइवेसी के लिए कौन सा एक्ट रेलेवेंट है? DPDP एक्ट यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इन टॉयज को रेगुलेट करने की सबसे बड़ी नीड क्या है? माइनर्स की डिजिटल प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ को बचाना। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग AI hallucinations and DPDP Act implications. स्पॉट ऑन। इन शॉर्ट AI टॉयज मजेदार हैं, लेकिन प्राइवेसी रिस्क्स और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के कारण डेंजरसली अनसेफ भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 6 Why are tribals protesting in Maharashtra? महाराष्ट्र में ट्राइबल्स का विरोध और FRA 2006। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है ट्राइबल लैंड राइट्स। आदिवासी किसान बेसिकली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड कर रहे हैं। अगर किसी किसान के पास अपनी जमीन का पेपर ना हो तो बैंक उसे ट्रैक्टर के लिए लोन थोड़ी देगा। एग्जैक्ट यही सिचुएशन आदिवासियों की है। महाराष्ट्र में आदिवासी सड़कों पर क्यों है? बैकग्राउंड ये है कि स्टेट में 45% से ज्यादा FRA क्लेम्स को टोटली रिजेक्ट कर दिया गया है। कोर लॉजिक ये है कि ट्राइबल फार्मर्स मेन डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें विलेज लेवल नहीं बल्कि इंडिविजुअल लैंड टाइटल्स दिए जाएं, क्योंकि इंडिविजुअल पेपर्स के बिना वो इंस्टीट्यूशनल लोन्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट सीधा पसा 1996 और इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स पर आता है। क्विक चेक, महाराष्ट्र में आदिवासी किस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रहे हैं? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006। स्टेट में कितने % FRA क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं? 45% से ज्यादा। उनकी मेन ग्रीवियंस एक्चुअली क्या है? उन्हें इंडिविजुअल टाइटल्स नहीं बस विलेज लेवल टाइटल्स मिल रहे हैं। इंडिविजुअल लैंड टाइटल्स क्यों इतने जरूरी हैं? इंस्टीट्यूशनल बैंक लोन्स लेने चाहिए। FRA के साथ और कौन सा एक्ट ट्राइबल राइट्स से क्लोजली जुड़ा है? PSA 1996। प्रैक्टिस सेइंग FRA 2006 एंड इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। डन। इन शॉर्ट, बैंक लोन्स पाने के लिए आदिवासी किसानों को इंडिविजुअल लैंड टाइटल्स चाहिए, जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। Moving to topic 7, how can adaptive testing be adopted in India? JEE Advanced में adaptive testing। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है एजुकेशनल असेसमेंट रिफॉर्म्स। एडेप्टिव टेस्टिंग में बेसिकली क्वेश्चन स्टूडेंट के पिछले आंसर्स के बेसिस पर अपनी डिफिकल्टी डायनामिकली एडजस्ट करते हैं। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा है। आप लेवल 1 क्लियर करो तो लेवल 2 हार्ड आता है, हारो तो इजी आता है। क्या इंडिया का सबसे टफ एग्जाम JEE सच में बदलने वाला है? IIT काउंसिल सीरियसली JEE एडवांस्ड के लिए आइटम रिस्पॉन्स थियरी यानी IRT यूज करके अडेप्टिव टेस्टिंग एवेल्युएट कर रही है। कोर लॉजिक है कि डायनामिकली एडजस्टिंग क्वेश्चन से एक्चुअल एबिलिटी का बेटर असेसमेंट होता है। पर इसमें एक मेजर लीगल चैलेंज है। ये आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी के अंडर फंस सकता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को कंप्लीटली आइडेंटिकल क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिलेंगे। टेक अच्छी है पर लीगल फेयरनेस बड़ी हर्डल है। IIT काउंसिल किस एग्जाम के लिए अडेप्टिव टेस्टिंग सोच रही है? JEE एडवांस्ड के लिए। अडेप्टिव टेस्टिंग किस फंडामेंटल थ्योरी पर बेस्ड है?
आइटम रिस्पॉन्स थियरी IRT। इस टेस्टिंग में स्पेसिफिक क्या होता है? क्वेश्चंस की डिफिकल्टी डायनामिकली एडजस्ट होती है। इसके खिलाफ सबसे बड़ा लीगल चैलेंज क्या है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का चैलेंज, आर्टिकल 14 का मुद्दा बेसिकली क्यों उठेगा यहाँ? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को आइडेंटिकल क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिलेंगे। Now pause and practice saying item response theory and Article 14 challenge. एक्सेलेंट। In short, adaptive testing ability तो better measure करती है, but identical papers ना होने से legal issue बन सकती है. Topic 8. What is the next phase for rural women entrepreneurship? Rural women. Debt से equity की ओर. ब्रॉड माइक्रो थीम है विमेन एम्पावरमेंट एंड माइक्रो फाइनेंस। DNRLM स्कीम एसेंशियली रूरल विमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करके उन्हें फाइनेंशियली एम्पावर करती है। सोचो, एक लखपति दीदी जिसने एक छोटा लोन लेकर अचार का सेटअप शुरू किया, अब उसे बड़ा करने के लिए बैंक लोन नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स की इक्विटी चाहिए। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीटली नए फेज में है। बैकग्राउंड यह है कि DNRLM स्कीम ने लगभग 10 करोड़ परिवारों को 91 लाख SHGs में जोड़ा है और अब 2 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स टेक्निकली लखपति दीदीज बन चुकी हैं। कोर लॉजिक यह है कि अब एक मेजर रिफॉर्म चाहिए, यानी डेट फाइनेंसिंग से हटकर उन्हें इक्विटी या वेंचर कैपिटल मिलना चाहिए और उनका अपना इंडिविजुअल सिविल स्कोर जनरेट होना चाहिए ताकि स्केल कर सकें। रूरल विमेन को अब माइक्रो इन्वेस्टर्स की नीड है। कौन सी स्कीम इनको बढ़ावा देती है? DNRLM स्कीम। इस स्कीम के अंडर कितने SHGs बने हैं? करीब 91 लाख SHGs। लखपति दीदीज का एग्जैक्ट माइलस्टोन क्या है? 2 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स जो साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही हैं। अब फाइनेंसिंग में किस मेजर शिफ्ट की डिमांड है? डेट फाइनेंसिंग से निकलकर इक्विटी या वेंचर कैपिटल की ओर। इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए अब क्या जनरेट करना जरूरी है? उनके खुद के सिविल स्कोर्स। प्रैक्टिस सेइंग DNRLM स्कीम एंड इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर SHGs। सही बात। इन शॉर्ट, लखपति दीदीज को नेक्स्ट लेवल स्केल करने के लिए अब इक्विटी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये लखपति दीदीज का जीरो से हीरो बनने का सफर इंस्पायरिंग लगा और आप ऐसे ही डीप इनसाइट्स और UPSC हैक्स रोज पाना चाहते हैं, तो अभी हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और नोट्स के लिए ज्वाइन करें, एकदम फ्री और एकदम सटीक। सो दैट्स कूल ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 9, हाउ डिड द स्पेस सेक्टर फेयर इन द बजट? इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है स्पेस इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स। बजट 2026-27 स्पेस सेक्टर के लिए बेसिकली एक कंसोलिडेशन का साल दिख रहा है, जिसमें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL से इंटरनल कमाई की उम्मीद लगाई गई है। प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई प्राइवेट रॉकेट कंपनी कंपोनेंट्स मंगाती है तो उन पर GST लगता है, जिसका रिफंड नहीं मिलता। इसको हिडन टैक्स कहते हैं। स्पेस स्टार्टअप्स की एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी बिल्कुल अलग रही। 2026-27 का बजट कंसोलिडेशन फोकस है, जहां NSIL से 14,034 करोड़ रुपए इंटरनली जनरेट करने को कहा गया है। कोर लॉजिक यह है कि इंडस्ट्री की 2 मेजर मांगे पूरी नहीं हुई। स्पेस ग्रेड कंपोनेंट्स के लिए कोई PLI स्कीम नहीं आई और ना ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिला, जिससे इनकी कैपिटल कॉस्ट कम हो सकती थी। और वही 18% का हिडन टैक्स उन्हें बहुत हर्ट कर रहा है। वो लोग प्योरली जीरो टैक्स रिजीम चाहते थे। बजट में NSIL से कितने रेवेन्यू की एक्सपेक्टेड कमाई है? 14,034 करोड़ रुपया। इंडस्ट्री की 2 मेजर अनमेट डिमांड्स क्या थी? PLI स्कीम और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस से एक्चुअली क्या बेनिफिट होता? उनकी ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट्स कम हो जाती। फर्म्स को बेसिकली कौन सा टैक्स बहुत परेशान कर रहा है? 18% हिडन टैक्स GST ऑन इनपुट्स, जिसका रिफंड नहीं मिलता। इसके अल्टीमेट में इंडस्ट्री क्या मांग रही है? एक जीरो रेटेड टैक्स regime. Practicing zero rated GST regime and space critical infrastructure. परफेक्ट। इन शॉर्ट, स्पेस सेक्टर को PLI और टैक्स रिलीफ की उम्मीद थी जो बजट में पूरी नहीं हुई। नाउ टॉपिक 10, व्हाई द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड कैपिटल स्पेंडिंग फॉर द डिफेंस सेक्टर, डिफेंस बजट और ऑपरेशन सिंदूर का असर। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट ने कंप्लीटली डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है वेपन्स और मशीनरी के लिए। जैसे घर में अचानक सिक्योरिटी थ्रेट आने पर हम सेविंग्स तोड़कर कैमरास लगाते हैं, वैसे ही इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हो रहा है। डिफेंस बजट हिस्टोरिकली हाई है, पर पैसा एक्चुअल में जा कहाँ रहा है? बैकग्राउंड ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट FY 27 के लिए 7 करोड़ 84,78,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 14.7% है। कोर लॉजिक इस शिफ्ट का यह है कि कैपिटल आउटले का शेयर सडनली 27.9% बढ़ गया है। और इसका क्रेडिट अग्निपथ स्कीम को जाता है, जिसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी और पेंशन कम किया। प्लस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर रिजर्व्स इतने डिप्लीट हुए कि अब इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट एक इंस्टीट्यूशनल आदत बन गई है। सो FY 27 के लिए डिफेंस बजट कितना एलोकेट हुआ? 7,84,678 करोड़। ये गवर्नमेंट के टोटल खर्च का कितना परसेंटेज है? 14.7%। पेंशन और सैलरी का शेयर कम होने के पीछे क्या रीजन है? अग्निपथ स्कीम का डायरेक्ट इफेक्ट। कैपिटल आउटले का शेयर बढ़कर अब कितना हो गया है? 27.9%। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को किस मेजर इवेंट ने ट्रिगर किया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिजर्व्स का डिप्लीशन। Now pause and practicing capital outlay shift and Operation Sindoor. गुड जॉब। इन शॉर्ट, अग्निपथ की सेविंग्स और ऑपरेशन सिंदूर के रियलिटी चेक ने डिफेंस कैपिटल स्पेंडिंग को मैसिव बूस्ट दिया है। टॉपिक 11, इश्यूज सराउंडिंग UGC रेगुलेशंस, Feb 5, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मल इक्वालिटी बनाम सब्सटैंटिव इक्वालिटी।
ब्रॉड माइक्रो थीम है कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी डिबेट्स। हम फिर से यूजीसी पर आए हैं, जहां एससी ने रेगुलेशंस होल्ड किए हैं डिस्क्रिमिनेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन समझने के लिए। इसको एक एनालॉजी से समझो। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है सबको एक जैसी सीढ़ी देना, भले ही हाइट कुछ भी हो। और सब्सटैंटिव इक्वालिटी मतलब जिसकी हाइट कम है उसको स्पेसिफिकली बड़ी सीढ़ी देना। एग्जैक्टली। बैकग्राउंड यही था कि एससी पॉज्ड 2026 रेगुलेशंस टू चेक कि क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की अलग डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। कोर लॉजिक ये प्योरली आर्टिकल 15 की डिबेट है, जिसमें फॉर्मल इक्वालिटी यानी नॉन डिस्क्रिमिनेशन वर्सेस सब्सटेंटिव इक्वालिटी यानी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस टकराती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आर्टिकल 14 और 15 का बैलेंस बहुत क्रूशल है। तो एससी ने यूजीसी रेगुलेशंस बेसिकली क्यों पॉज किए? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जज करने के लिए। फॉर्मल इक्वालिटी का कोर मतलब क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन या सबके साथ एग्जैक्टली एक जैसा व्यवहार। तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्या इंश्योर करती है? मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स के लिए स्पेशल सपोर्टिव प्रोविजंस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट किस आर्टिकल से लिंक्ड है? आर्टिकल 15 से। ये बहस में किन इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। प्रैक्टिस सेइंग फॉर्मल वर्सेस सब्सटैंटिव इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 15। स्पॉट ऑन। इन शॉर्ट, यूजीसी विवाद बेसिकली आर्टिकल 15 के फॉर्मल और सब्सटैंटिव इक्वालिटी के बीच की डीप लीगल फाइट है। टॉपिक 12, व्हाई आर मेटा एंड व्हाट्सएप फेसिंग अ जुडिशियल अल्टीमेटम? मेटा पर जुर्माना और डेटा एज प्रॉपर्टी। ब्रॉड माइक्रो थीम यहाँ डेटा प्राइवेसी एंड मोनोपोली है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने मेटा पर उनके 2021 व्हाट्सएप प्राइवेसी अपडेट के लिए भारी फाइन लगाया है। सोचो, अगर आपका मकान मालिक बोले कि या तो नई चाबी की कॉपी दो या सीधा घर खाली करो। ये टेक इट और लीव इट एटीट्यूड था व्हाट्सएप का। 2021 की पॉलिसी अब जाकर उन्हें बाइट कर रही है। बैकग्राउंड ये है कि सीसीआई ने मेटा पर 213.14 करोड़ का पेनल्टी लगाया है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के लिए। पर कोर लॉजिक अब थोड़ा शिफ्ट हो गया है। हाँ, एससी ने डिबेट को प्योरली प्राइवेसी से हटाकर पर्सनल डेटा की इकोनॉमिक वैल्यू और रेंट शेयरिंग पर शिफ्ट कर दिया है। ये डेटा एज प्रॉपर्टी अप्रोच इंडिया को एक्चुअली ईयू के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के पैरेलल खड़ा करता है। सीसीआई ने मेटा पर एग्जैक्ट कितना जुर्माना ठोका? 213.14 करोड़। फाइन किस रीजन की वजह से लगा? 2021 व्हाट्सएप टेक इट और लीव इट अपडेट में अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पे चलते। एससी ने इस डिबेट को प्राइवेसी से किधर पुश किया है? इकोनॉमिक वैल्यू और पर्सनल डेटा की रेंट शेयरिंग पर। ये नया लॉजिक डेटा को किस तरह देखता है? डेटा एज प्रॉपर्टी की तरह। ये अप्रोच हमें किस ग्लोबल लॉ के करीब लाती है? यू के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के। प्रैक्टिस सेइंग सीसीआई पेनल्टी एंड डेटा एज प्रॉपर्टी लॉजिक। ब्रिलियंट। इन शॉर्ट, मेटा का फाइन ये प्रूफ है कि डेटा प्राइवेसी अब डेटा की इकोनॉमिक वैल्यू का बड़ा इशू बन गया है। टॉपिक 13, साइंस वर्सेस रिलीजन, Dan Brown's pursuit to bridge the divide. Broad micro theme is literary fiction overview. ये एक कैजुअल रिव्यू है डैन ब्राउन की फिक्शन बुक्स का, जो साइंस और रिलीजन के बीच का डिवाइड एक्सप्लोर करती हैं। डाविंची कोड जैसी स्टोरीज? ये बेसिकली एक मेंटल ब्रेक जैसा है। इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कोई डायरेक्ट हैवी कंटेंट नहीं है, बस साइंस वर्सेस रिलीजन की फिलोसॉफिकल फ्रिक्शन पर डिस्कशन है। सही बात है, बस थोड़ा फिक्शन का डोज दिमाग के लिए फ्रेश रहता है। तो फन ट्रिविया करते हैं क्या? ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक्चुअली जरूरी है? बिल्कुल नहीं। डैन ब्राउन ग्लोबली किस चीज के लिए फेमस है? साइंस वर्सेस रिलीजन पर थ्रिलिंग फिक्शन लिखने के लिए। क्या हमें इस रिव्यू के डिटेल नोट्स बनाने हैं? नो, स्किप इट। इस पीस की कोर थीम क्या थी? परफेक्ट। इन शॉर्ट, ये सिर्फ एक बुक रिव्यू था, जस्ट फॉर अ मेंटल ब्रेक। टॉपिक 14, डिस्कॉम्स एंड द रोड अहेड, डिस्कॉम्स का घाटा और आरडीएसएस स्कीम। ब्रॉड माइक्रो थीम है पावर सेक्टर इकोनॉमिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम्स के मैसिव फाइनेंशियल घाटे में आखिरकार थोड़ी कमी आई है। अगर 100 यूनिट बिजली जनरेट होती है और बिल सिर्फ 88 मिलता है, तो एक 15 यूनिट जो लॉस हो गए उसको एटीएनसी लॉस कहते हैं। क्या हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स एक्चुअली प्रॉफिट में आ रहे हैं? डेटा के अकॉर्डिंग एटीएनसी लॉसेस घटकर 15% पर आ गए हैं, और एसीएस एआरआर गैप, जो एसेंशियली कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस है, वो सिर्फ 0.06 पैसे पर यूनिट रह गया है। और इसका क्रेडिट आरडीएसएस यानी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम और 2022 के लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स को जाता है। पर कोर लॉजिक में एक फ्लॉ है। ये प्रॉफिट एक्चुअली स्टेट टैरिफ सब्सिडीज पर डेंजरसली डिपेंडेंट है। डिस्कॉम्स के एटीएनसी लॉसेस घटकर अब कितने हुए? 15.04%। एसीएसएआर गैप कितना बचा है? सिर्फ 0.06 पैसे पर यूनिट। इस टर्न अराउंड का मेन क्रेडिट किस स्कीम को है? आरडीएसएस और लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स 2022 को। सब अच्छा दिखने के बावजूद भी डिस्कॉम्स की असली प्रॉब्लम क्या है? वो अभी भी भारी स्टेट टैरिफ सब्सिडीज पर टिकी हैं। एसीएसएआर गैप क्या मेजर करता है? एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड का एग्जैक्ट डिफरेंस। Practice saying AT&C losses and ACSAR gap. राइट। इन शॉर्ट, आरडीएसएस ने डिस्कॉम्स का घाटा तो कम किया, पर वो अब भी सरकारी सब्सिडी की बैसाखी पर है। टॉपिक 15, रीथिंकिंग बैटरी स्ट्रैटेजी इन इंडिया, द केस फॉर सोडियम आयन टेक्नोलॉजी। ब्रॉड माइक्रो थीम इज ऑल्टरनेटिव एनर्जी स्टोरेज। सोडियम आयन बैटरीज यानी SIBs
अब इंपोर्टेड एक्सपेंसिव लिथियम का एक सस्ता और लोकली अबेंडेंट ऑल्टरनेटिव बन रही हैं। लिथियम इंपोर्टेड पेट्रोल जैसा है और सोडियम घर की बायोगैस जैसा एकदम इजीली अवेलेबल। ईवी बैटरीज में लिथियम की मोनोपोली सच में टूटने वाली है। बैकग्राउंड ये है कि SIBs सोडियम और सस्ते एल्यूमिनियम का यूज करती हैं, जबकि लिथियम आयन क्रिटिकल और स्केर्स मिनरल्स पर डिपेंडेंट है। कोर लॉजिक ये है कि लेयर्ड ऑक्साइड SIBs की स्पेसिफिक एनर्जी यानी WHkg अब LFP बैटरीज के बिल्कुल इक्वल हो रही है। और सबसे बेस्ट पार्ट सेफ्टी है। थर्मल रनअवे यानी आग लगने का रिस्क इनमें बहुत कम है और इनको प्रैक्टिकली 0 वोल्ट्स पर सेफली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सोडियम आयन में कॉपर की जगह कौन सा सस्ता मेटल यूज होता है? एल्यूमिनियम एज करंट कलेक्टर्स। क्या सीबेज एक्चुअल में लिथियम आयन फॉस्फेट LFP को मैच कर रही हैं? हाँ, उनकी स्पेसिफिक एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर हो रही है। सेफ्टी वाइज सिब्स बेटर क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि इनमें थर्मल रनअवे का रिस्क ड्रास्टिकली कम है। ट्रांसपोर्ट के टाइम इनका एक यूनिक एडवांटेज क्या है? इन्हें 0 वोल्ट्स पर बिना डिग्रेड हुए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लिथियम आयन की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम और कोबाल्ट पर हैवी डिपेंडेंसी। Practicing specific energy and thermal runaway in SIBs. एब्सोल्युटली। In short, सोडियम आयन बैटरी सस्ती और सेफ है, जो इंडिया को बैटरी सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बना सकती हैं। टॉपिक 16, हाउ इज इंडिया टैकलिंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस? भारत का मेंटल हेल्थ क्राइसिस और टेलीमानस। ब्रॉड माइक्रो थीम है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मेंटल हेल्थ का क्राइसिस इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट को कंप्लीटली नए इंस्टीट्यूशंस और हेल्पलाइंस एस्टैब्लिश करनी पड़ रही हैं। जैसा हम फिजिकल इंजरी के लिए 108 डायल करते हैं, वैसे ही अब मेंटल स्ट्रेस के लिए टेलीमानस है। मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना कंट्री को लिटरली बहुत महंगा पड़ रहा है। बैकग्राउंड डेटा देखें तो NCRB कहता है कि दुनिया की 13 सुसाइड्स इंडिया में होती हैं। स्पेशली 15 से 29 एज ग्रुप में ये टॉप कॉज ऑफ डेथ है। कोर लॉजिक इसलिए बजट 2026 में नॉर्थ इंडिया के लिए एक सेकंड निम्हांस इंस्टीट्यूट प्रपोज किया गया है। और साथ ही अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुआ टेलीमानस 24/7 टोल फ्री सपोर्ट दे रहा है। ये पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी बन चुका है। ग्लोबल सुसाइड्स का लगभग कितना हिस्सा इंडिया में है? 1/3 यानी 1/3। किस एज ग्रुप में ये डेथ का प्राइमरी रीजन है? 15 से 29 साल के यूथ में। बजट 2026 ने नॉर्थ इंडिया के लिए क्या बड़ा प्रपोजल दिया है? एक सेकंड निम्हांस इंस्टीट्यूट 24/7 फ्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट का नाम क्या है? टेलीमानस। टेलीमानस ओरिजिनली कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2022 में। प्रैक्टिस फेइंग टेलीमानस एंड सेकंड निम्हांस प्रपोजल्स। स्पॉट ऑन। इन शॉर्ट, बढ़ते सुसाइड रेट्स को रोकने के लिए टेलीमानस और नए निम्हांस इंस्टीट्यूट जैसे क्रिटिकल स्टेप्स लिए जा रहे हैं। टॉपिक 17, व्हाई हैज आयुष गॉट अ मेजर पुश इन बजट? बजट में आयुष को बूस्ट और भारत विस्तार। ब्रॉड माइक्रो थीम है ट्रेडिशनल मेडिसिन इंटीग्रेशन। गवर्नमेंट कंप्लीटली आयुष को ग्लोबल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने के लिए हेविली फंड कर रही है। अगर किसी मेडिसिनल फार्मर को फार्मिंग टिप्स चाहिए तो एक AI असिस्टेंट उन्हें उनकी रीजनल लैंग्वेज में गाइड करेगा। आयुर्वेद अब सोली दादी के नुस्खे नहीं, ग्लोबल इंडस्ट्री है। बजट 2026-27 में आयुष को प्रॉपर 4,408 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए हैं और 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स प्रपोज हुए हैं। कोर लॉजिक में भारत विस्तार का नाम आता है, जो मल्टीलिंगुअल AI असिस्टेंट है फार्मर्स के लिए। इंटरनेशनली भी WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर में एस्टैब्लिश हो रहा है और बायोपायरेसी को ब्लॉक करने के लिए इंडिया EU FDA ने हमारी TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को रिकॉग्नाइज किया है। आयुष का बजट एलोकेशन कितना है इस साल? 4,408 करोड़। भारत विस्तार एक्चुअली क्या है? मेडिसिनल प्लांट फार्मर्स के लिए एक मल्टीलिंगुअल AI असिस्टेंट। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ बन रहा है? जामनगर, गुजरात में। बायोपायरेसी के अगेंस्ट किस चीज को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL को। क्रॉस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की डिबेट को टर्म क्या दिया गया है? मिक्सोपैथी। प्रैक्टिसिंग भारत विस्तार एंड ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ग्रेट। इन शॉर्ट, AI, इंटरनेशनल फंडिंग और TKDL के कॉम्बिनेशन से आयुष को ग्लोबली पुश किया जा रहा है। टॉपिक 18, Why is Dreamliner's fuel system under watch? Dreamliner technical incident. ब्रॉड माइक्रोथीमस एविएशन इंजीनियरिंग इंसिडेंट। ये बेसिकली एक हाईली स्पेसिफिक एविएशन इंजीनियरिंग इवेंट है जिस पर रेगुलर मॉनिटर रखा जा रहा है। गाड़ी के फ्यूल पाइप में जैसे लीक हो जाए, पर ये एक कमर्शियल एयरप्लेन में हुआ। कभी कभी अंदर के सब सिस्टम्स भी बड़ी न्यूज बन जाते हैं। बैकग्राउंड सिंपली ये है कि बोइंग ड्रीमलाइनर के फ्यूल सिस्टम की इन डेप्थ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर कोर लॉजिक फॉर UPSC स्टूडेंट्स ये है कि इसमें कोई डायरेक्ट प्रीलिम्स कंटेंट नहीं है। ये हाईली स्पेसिफिक ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इंजीनियरिंग सेफ्टी एविएशन में हमेशा टॉप पर होती है। क्विक ट्रिविया, ये टॉपिक मेनली किस एयरक्राफ्ट मॉडल से एसोसिएटेड है? बोइंग ड्रीमलाइनर। इसका कौन सा स्पेसिफिक सिस्टम चेक हो रहा है? फ्यूल सिस्टम। क्या इससे डायरेक्ट UPSC क्वेश्चन बनेगा? मोस्ट लाइकली नहीं। ये एसेंशियली किस फील्ड का इशू है? ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग का। मूव करें अगले टॉपिक पर। यस, लेट्स गो। प्रैक्टिस सेइंग ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग। राइट। इन शॉर्ट, ये टेक्निकल ग्लिच इंटरेस्टिंग है बट एग्जाम फोकस्ड नहीं है। लेट्स हिट टॉपिक 19, व्हाई डिड क्लॉड्स प्लग इन स्पूक मार्केट्स? सास्पोकलिप्स और एजेंटिक AI का उदय। ब्रॉड माइक्रो थीम है AI एवोल्यूशन एंड जॉब मार्केट। ऑटोनोमस AI एजेंट्स अब सिर्फ हेल्प नहीं कर रहे, खुद पूरा काम कर रहे हैं।
जिससे आईटी जॉब्स डिसरप्ट हो रही हैं। मतलब पहले एआई ड्राफ्ट लिखता था, अब एजेंटिक एआई ड्राफ्ट करके, चेक करके खुद ही ईमेल सेंड भी कर देगा। मार्केट जेन्युइनली डरा हुआ है। इस फियर को मार्केट ने नाम दिया है सैसॉक अपोलिप्स, डर की ऑटोमेटेड एआई एजेंट सॉफ्टवेयर और उसके यूजर्स को रिप्लेस कर देंगे, जिससे इंडिया का मैसिव हेडकाउंट बेस्ड आईटी आउटसोर्सिंग डायरेक्टली थ्रेटेंड हो रहा है। कोर लॉजिक जनरेटिव से एजेंटिक एआई पर शिफ्ट होना है। हालांकि एक सिल्वर लाइनिंग है, रेगुलेटेड सेक्टर्स में इन एआई एजेंट्स को मॉनिटर करने के लिए ह्यूमन इन द लूप यानी HITL रोल्स बनेंगे। आईटी जॉब्स डूअर से सुपरवाइजर में बदलेंगी। मार्केट के इस डर को स्पेसिफिकली क्या नाम दिया गया है? सैसोपोलिप्स। इंडिया के किस सेक्टर को इससे सबसे हाई थ्रेट है? हेडकाउंट बेस्ड आईटी आउटसोर्सिंग सेक्टर को। जो एआई बेसिकली खुद मल्टी स्टेप टास्क एग्जीक्यूट करता है, उसे क्या कहते हैं? एजेंटिक एआई। एआई को सुपरवाइज करने वाले ह्यूमन रोल्स को क्या टर्म दिया है? HITL ह्यूमन इन द लूप रोल्स। इन HITL रोल्स की सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ आएगी? रेगुलेटेड सेक्टर्स में जहां कंप्लायंस मस्ट है। प्रैक्टिसिंग SASPapocalypse एंड ह्यूमन इन द लूप। आसम। इन शॉर्ट, एजेंटिक एआई के चलते आईटी सेक्टर में अब कोडिंग की जगह सुपरविजन यानी HITL रोल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। टॉपिक 20, हाउ आर डेटिंग एप्स रिलाइंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर देयर यूजर्स। डेटिंग एप्स पर एआई, चैट फिशिंग और स्कैम्स। ब्रॉड माइक्रो थीम इज एआई फैसिलिटेटेड साइबर क्राइम। स्कैमर्स बेसिकली एआई यूज करके फॉल्स डेटिंग प्रोफाइल्स क्रिएट कर रहे हैं और लोगों से पैसे निकालने के लिए। मतलब जिसको आप अपनी सोलमेट समझ रहे हो, वो एक्चुअल में चैट जीपीटी से चल रहा एक मेलेवलेंट बॉट हो सकता है। डिजिटल रोमांस अब सीरियस साइबर रिस्क है। डेटिंग एप्स पर चैट फिशिंग रैपिडली बढ़ रहा है। बैकग्राउंड ये है कि टेक्स्ट और इमेज जनरेटर से फॉल्स पर्सोनास क्रिएट होते हैं और कोर लॉजिक में इसकी वजह से पिग बुचरिंग स्कैम्स में स्पाइक आया है। ये रोमांस बीटिंग, फाइनेंशियल और क्रिप्टो फ्रॉड्स होते हैं जो कंप्लीटली डीप फेक्स और एआई पर रिलाई करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी एट स्टेक। एआई से फेक ऑनलाइन आइडेंटिटी बनाने को टेक्निकल टर्म क्या दिया गया है? चैट फिशिंग। डेटिंग एप्स पर होने वाले इन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फ्रॉड्स को क्या कहते हैं? पिग बुचरिंग स्कैम्स। फेक वीडियो कॉल्स के लिए स्पेसिफिकली कौन सी टेक यूज होती है? डीप फिक्स। पिग बुचरिंग स्कैम्स एसेंशियली किस टाइप का फ्रॉड है? रोमांस बेटिंग, फाइनेंशियल या क्रिप्टो फ्रॉड। ये पूरा इशू किस पॉलिसी डोमेन में आता है? साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी में। प्रैक्टिसिंग चैट फिशिंग एंड पिग बुचरिंग स्कैम्स। गॉट इट। इन शॉर्ट, एआई टूल्स के मिसयूज से डेटिंग एप्स पर चैट फिशिंग और क्रिप्टो स्कैम्स अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। टॉपिक 21, व्हाट इज द न्यू RRTS प्रोजेक्ट इन केरला? केरला का नया RRTS प्रोजेक्ट। ब्रॉड माइक्रो थीम इज रीजनल ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर। केरला ने अपने पुराने कंट्रोवर्शियल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को डिच करके नया RRTS प्रपोज किया है। ये एग्जैक्ट दिल्ली मेरठ लाइन जैसा होगा, जमीन पर नहीं बल्कि ऊंचे पिलर्स यानी वायरडक्ट्स पर चलेगा, जिससे खेत और घर कम तोड़ेंगे। हाई स्पीड रेल का विवाद अब सॉर्ट हो रहा है। बैकग्राउंड ये है कि स्टेट ने थिरुवनंतपुरम से कसारागोद तक नया RRTS प्लान किया है। कोर लॉजिक इज सिंपल। सिल्वर लाइन बेसिकली ग्राउंड लेवल एम्बैंकमेंट्स पर था, जिसमें मैसिव लैंड एक्विजिशन चाहिए थी, जबकि RRTS वायरडक्ट्स यूज करेगा, मिनिमाइज करेगा इकोलॉजिकल डिसरप्शन को। इसका फंडिंग मॉडल 20% स्टेट, 20% सेंटर और 60% फॉरेन लोन्स पर चलेगा। नए RRTS ने किस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को रिप्लेस किया है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को। RRTS प्रैक्टिकली किन दो सिटीज को कनेक्ट करेगा? थिरुवनंतपुरम और कसारागोड को। दोनों के कोर डिजाइन में मेन फिजिकल डिफरेंस क्या है? सिल्वर लाइन एम्बैंकमेंट्स पर था, RRTS प्राइमरीली वायरडक्ट्स या पिलर्स पर होगा। वायरडक्ट्स का सबसे बड़ा ग्राउंड लेवल एडवांटेज क्या है? लैंड एक्विजिशन और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दोनों बहुत कम हो जाते हैं। इसका 20-20-60 फंडिंग मॉडल कहाँ से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है? दिल्ली मेरठ RRTS मॉडल से। प्रैक्टिसिंग RRTS वायरडक्ट्स वर्सेस सिल्वर लाइन एम्बैंकमेंट्स। स्पॉट ऑन। इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट और जमीन के कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए केरला ने वायरडक्ट बेस्ड RRTS अपनाया है। टॉपिक 22, व्हाट इज द करंट कंट्रोवर्सी अराउंड फॉर्म 7? वोटर लिस्ट और फॉर्म 7 कंट्रोवर्सी। ब्रॉड माइक्रो की थीम है इलेक्टोरल रोल रेगुलेशंस। फॉर्म 7 फंडामेंटली यूज होता है वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाने की फॉर्मल ऑब्जेक्शन डालने के लिए। जैसे कोई अगर सिटी छोड़ गया या डेथ हो गई तो फॉर्म 7 से नाम कैंसिल होता है। पर मुद्दा ये है कि क्या कोई अनजान आदमी आपका नाम लिस्ट से उड़ा सकता है? कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड एक 2022 का अमेंडमेंट है, जिसमें रूल्स एक्सपैंड कर दिए गए हैं। कोर लॉजिक ये है कि फॉर्म 7 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के अंदर आता है। पर अमेंडमेंट के बाद अब उसी कंस्टिट्यूएंसी का कोई भी रैंडम वोटर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, जिससे एसेंशियली बल्क फ्रॉडुलेंट डिलीशंस का डर पैदा हो गया है। इलेक्शन कमीशन को लिस्ट से नाम डिलीट करने के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है? फॉर्म 7। ये स्पेसिफिकली किस हिस्टोरिकल एक्ट के अंदर गवर्न होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। 2022 अमेंडमेंट ने फंडामेंटली क्या बदलाव किया? अब उस कंस्टिट्यूएंसी का कोई भी वोटर इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। इस ब्रॉड चेंज से पॉलिटिकल पार्टीज में क्या डर आया है? बल्क फ्रॉडुलेंट डिलीशंस का मैसिव रिस्क। वैलिड रीजंस क्या होते हैं फॉर्म 7 यूज करने के? डेथ, शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस या ज्यादा डुप्लीकेशन एंट्रीज। प्रैक्टिसिंग फॉर्म 7 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। परफेक्ट। इन शॉर्ट, 2022 अमेंडमेंट से कोई भी ऑब्जेक्शन डाल सकता है, जिससे वोटर लिस्ट्स में मैनिपुलेशन का डर बढ़ गया है। मूविंग टू टॉपिक 23 ऑन ग्रेविटीज रोल इन द अर्थ्स जर्नी थ्रू स्पेस। ब्रॉड माइक्रो थीम है स्पेस, फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी।
अर्थ सूरज के आसपास एक इनसेन स्पीड से घूम रही है और इस इनविजिबल डांस का रीजन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है। जैसे एक पत्थर को धागे से बांधकर हम तेज घुमाते हैं, वैसे ही सूरज की ग्रेविटी अर्थ को 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पिन करवा रही है। एग्जैक्ट बैकग्राउंड स्टैट्स देखें तो अर्थ प्रैक्टिकली एक साल में लगभग 1 बिलियन किलोमीटर ट्रैवल करती है। कोर लॉजिक हिस्टोरिकली रिलेट करता है माइकलसन और मोली के 1887 एक्सपेरिमेंट से, जिसने बेसिकली ईथर कॉन्सेप्ट को गलत प्रूफ किया। वैक्यूम ऑफ स्पेस वेरीफाई हुआ और इंडिया में कॉस्मोलॉजिस्ट प्रोफेसर जयंत नार्लीकर ने ब्रह्मांड सीरीज और पुणे में IUCIA इंस्टीट्यूट बनाकर इन कॉन्सेप्ट्स को पॉपुलराइज किया। अर्थ एग्जैक्टली एक साल में कितना डिस्टेंस स्पेस में ट्रैवल करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन किलोमीटर्स। और हमारी कांस्टेंट क्रूजिंग स्पीड क्या है? 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। 1000 किलोमीटर पर आवर। 1887 के किस हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट ने ईथर को डिस्प्रूव किया था? मिकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ने। दूरदर्शन पर ब्रह्मांड सीरीज किस फेमस कॉस्मोलॉजिस्ट ने बनाई थी? प्रोफ जयंत नार्लीकर ने। उन्होंने पुणे में कौन सा मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया? IUCAA। प्रैक्टिसिंग मिकेल्सन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट एंड ईथर। Right. इन शॉर्ट, हमारी अर्थ लाख की स्पीड से एक ईथरलेस वैक्यूम में ट्रैवल करती है, हेल्ड कंप्लीटली बाय ग्रेविटी। टॉपिक 24, अ रेकनिंग फॉर इंडियाज एविएशन सेक्टर, इंडियाज एविएशन डुओपली और पायलट फटीग। ब्रॉड माइक्रो थीम है एविएशन मार्केट एंड सेफ्टी। इंडिया का एविएशन प्रैक्टिकली बहुत बड़ा है, पर इश्यूज जैसे मोनोपोली और एक्सट्रीम पायलट फटीग अब छिप नहीं पा रहे। 100 लोग उड़ते हैं तो उनमें से 90 सिर्फ इंडिगो और एयर इंडिया में बैठे होते हैं। मार्केट बढ़ रहा है पर सेफ्टी बाउंड्री स्ट्रेच हो रही हैं। बैकग्राउंड ये है कि इंडिया ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है विद ओवर 350 मिलियन पैसेंजर्स। पर कोर लॉजिक देखें तो एक डिस्टिंक्ट ड्यूओपली है। इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर रफली 90% कंट्रोल कर रहे हैं, जिसका साइड इफेक्ट पायलट फटीग है। ग्लोबल बेंचमार्क पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशियो का 18:20 है, जबकि इंडिया में पर्टिकुलरली इंडिगो लगभग 14 पर चल रहा है। एक तरफ उड़ान से 625 रूट्स ऑपरेशनलाइज हुए, दूसरी तरफ वर्कलोड बढ़ गया। इंडिया का डोमेस्टिक एविएशन ग्लोबली किस रैंक पर आता है? थर्ड लार्जेस्ट। किन दो एयरलाइंस ने क्लियर डुओपली बना ली हैं? इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप। ये दोनों कंबाइंड कितना टोटल मार्केट शेयर होल्ड करते हैं? नियरली 90%। ग्लोबली सेफ फटीग मिटिगेटेड पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशियो क्या होता है? 18 से 20 के बीच। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली स्कीम जिसने 625 रूट्स खोले, उसका क्या नाम है? उड़ान स्कीम। प्रैक्टिस सेइंग एविएशन डुओपली एंड पायलट टू एयरक्राफ्ट रेशियो। स्पॉट ऑन। इन शॉर्ट, सिर्फ दो कंपनीज का कंट्रोल और लो पायलट रेशियोज एविएशन सेफ्टी पर सिवियर क्वेश्चंस खड़े कर रहे हैं। टॉपिक 25, व्हाट एक्सप्लेन्स SpaceX एंड ब्लू ओरिजिन स्टेपिंग अप देयर मून प्लान्स? ब्रॉड माइक्रो थीम है न्यू स्पेस रेस। प्राइवेट टाइटन्स अब प्रैक्टिकली मार्स का प्लान पोस्टपोन करके एक्सक्लूसिवली मून पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मार्स की लॉन्च विंडो हर 26 महीने में बस एक बार आती है, जबकि मून की बस हर महीने में 3 बार मिलती है। इलॉन मस्क का शिफ्ट इंटरेस्टिंग है। बैकग्राउंड ये है कि SpaceX अब मार्च 2027 तक अनक्रूड लूनर लैंडिंग एम कर रहा है। वहीं ब्लू ओरिजिन नासा के आर्टेमिस कॉन्ट्रैक्ट में हेवीली इन्वेस्टेड है। कोर लॉजिक ऑर्बिटल अलाइनमेंट्स का फिजिकल कंस्ट्रेंट है। एग्जैक्टली। लूनर अपॉर्चुनिटीज के फ्रीक्वेंट होने से कंटिन्यूअस टेस्टिंग और लॉजिस्टिक्स बिल्ड करना मैसिवली इजी हो जाता है। मून एक डीप स्पेस टेस्ट बेड बन गया है। SpaceX का मून पर अनक्रूड लैंडिंग का नया टारगेट डेट क्या है? मार्च 2027। मार्स मिशन की लॉन्च विंडोज कितनी रेयरली आती हैं? रफली एवरी 26 मंथ्स। इस डिले का प्राइमरी एस्ट्रोनॉमिकल रीजन क्या है? प्लैनेटरी ऑर्बिटल अलाइनमेंट्स। मून के लिए लॉन्च अपॉर्चुनिटीज महीने में कितनी बार खुलती हैं? अप्रोक्सीमेटली 3 times a month। ब्लू ओरिजिन ने प्रैक्टिकली मून पर फोकस क्यों शिफ्ट किया है? नासा के आर्टेमिस लूनर लैंडर कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए। प्रैक्टिस सेइंग मार्स ऑर्बिटल अलाइनमेंट्स एंड लूनर लॉन्च विंडोज। गुड जॉब। इन शॉर्ट, फ्रीक्वेंसी और टेस्टिंग कन्वीनियंस के कारण मून स्पेस कंपनीज का टॉप प्रायोरिटी डेस्टिनेशन बन गया है। टॉपिक 26, हैव स्टेट्स गेन्ड फ्रॉम द 16th FC? 16th फाइनेंस कमीशन और राज्यों का हिस्सा। ब्रॉड माइक्रो थीम है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। 16th फाइनेंस कमीशन ने नए 5 साल के लिए सेंटर स्टेट टैक्स बंटवारे के कॉम्प्लेक्स रूल्स तय किए हैं। बेसिकली अगर सेंटर 100 रुपए टैक्स लाता है तो रूल्स के हिसाब से 41 रुपीज स्टेट्स को जाते हैं। पर अगर 100 रुपए में 10 रुपए सेस है तो वो बटता नहीं। इसको डिविजिबल पूल रूल कहते हैं। बैकग्राउंड, डॉक्टर अरविंद पनागरिया की लीडरशिप में 16th FC ने 2026-21 के लिए स्टेट्स का वर्टिकल डिवोल्यूशन स्ट्रिक्टली 41% ही रखा है। कोर लॉजिक ये है कि आर्टिकल 270 क्लियरली स्टेट्स दैट सेस एंड सरचार्ज डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते। और स्टेट्स के इन पर कैप लगाने की डायरेक्ट मांग रिजेक्ट हो गई। हालांकि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में एक टोटली नया फैक्टर ऐड हुआ है, स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू GDP। तो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनागरिया। स्टेट्स का वर्टिकल डिवोल्यूशन शेयर एग्जैक्टली कितना मेंटेन किया गया
गया है। 41%। आर्टिकल 270 के तहत डिविजिबल पूल से बेसिकली क्या बाहर रहता है? सेस और सरचार्ज। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन लिस्ट में कौन सा प्रोमिनेंट नया क्राइटेरिया ऐड हुआ है? स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। क्या कमीशन ने फॉर्मली सेस और सरचार्ज पर कैप लगाया? नहीं, कमीशन ने ये स्पेसिफिक डिमांड टोटली रिजेक्ट कर दी। प्रैक्टिस सेइंग आर्टिकल 270 एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जीडीपी। राइट। इन शॉर्ट, डिवोल्यूशन तो 41% ही रहा, बट जीडीपी कंट्रीब्यूशन को पहली बार मेजर बनाया गया है। टॉपिक 27, इलेक्शंस इन बांग्लादेश, लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, बांग्लादेश के चुनाव और नेशनल चार्टर। ब्रॉड माइक्रो थीम है नेबरहुड जियोपॉलिटिक्स। बांग्लादेश कंप्लीटली एक हिस्टोरिक ओवरहॉल से गुजर रहा है, जहां चुनाव और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पैरेलल चल रहे हैं। एक देश का पूरा ओएस जैसे नए सिरे से फॉर्मेट हो रहा हो। हाँ। पड़ोस में एक्चुअली हो क्या रहा है? बैकग्राउंड क्लियर है। 12 फरवरी को वहां की 300 सीट वाली जातीय संसद के लिए चुनाव और नेशनल चार्टर ऑफ जुलाई 2025 पर बड़ा रेफरेंडम हुआ। कोर लॉजिक तब स्टार्ट होता है जब अवामी लीग एएल ऑफिशियली बैन हो गई। ये नया चार्टर एक बाई कैमरल यानी 2 सदनों वाली पार्लियामेंट और विमेन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करने की बात करता है। इंडिया के लिए हल्दीबारी चिलाहाती और आगरतला अखोरा जैसे कनेक्टिविटी लिंक्स इस पीरियड में बहुत क्रूशल हैं। बांग्लादेश के नेशनल पार्लियामेंट को फॉर्मली क्या कहते हैं? जातीय संसद। इलेक्शंस के साथ पब्लिक ने किस डॉक्यूमेंट पर रेफरेंडम दिया? नेशनल चार्टर ऑफ जुलाई 2025 पर। किस हिस्टोरिक पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लीटली बैन किया गया है? अवामी लीग या एएल को। चार्टर उनके लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर में क्या मेजर स्ट्रक्चरल चेंज ला रहा है? एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय प्रणाली एस्टैब्लिश करना। इंडिया और बांग्लादेश के बीच करंटली 2 मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? हल्दीबारी चिलाहाती और आगरतला अखोरा लिंक्स। प्रैक्टिसिंग जातीय संसद एंड नेशनल चार्टर ऑफ जुलाई 2025। स्पॉट ऑन। इन शॉर्ट, बांग्लादेश एक नए चार्टर के थ्रू अपनी डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी पूरी तरह रीस्टार्ट कर रहा है। टॉपिक 28, ट्रम्प्स वेनेजुएला अटैक, a footnote in West's history of imperial plunder. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हिस्ट्री। लैटिन अमेरिका का प्रेजेंट बैकवर्डनेस बेसिकली वेस्टर्न कैपिटलिज्म और पास्ट एक्सप्लॉयटेशंस का डायरेक्ट नतीजा है। अगर कोई ताकतवर कंट्री आपके रिसोर्सेज निकाल ले और फिर आपसे बोले कि आप डेवलप नहीं हो रहे, ये वही सिचुएशन है। लैटिन अमेरिका इतना वॉलेटाइल क्यों है हमेशा? बैकग्राउंड के लिए एडवार्डो गिलियानो की किताब ओपन वेन्स ऑफ लैटिन अमेरिका कंप्लीटली वेस्टर्न कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्शन को इसका रूट कॉज बताती है। कोर लॉजिक ये है कि नोमी क्लाइन की द शॉक डॉक्ट्रिन इलैबोरेट करती है कि कैसे यूएस ने गवर्नमेंट्स टॉपल की, जैसे पिनोशेट का कू। इन सब एक्सटर्नल इंटरवेंशंस के रिस्पॉन्स में ह्यूगो शावेज ने वेनेजुएला में 1999 में एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन लाया जिसमें राइट्स एक्सटेंसिवली डिसेंट्रलाइज किए गए थे। ओपन वेन्स ऑफ लैटिन अमेरिका स्पेसिफिकली किसने लिखी है? एडवार्डो गालियानो ने। ये बुक वहां के बैकवर्डनेस का बेसिक रीजन क्या बताती है? वेस्टर्न कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्शन या पश्चिमी शोषण। द शॉक डॉक्ट्रिन की फेमस ऑथर कौन है? नेओमी क्लाइन। उनके अकॉर्डिंग यूएस प्रैक्टिकली किस चीज को फाइनेंस करता था? लैटिन अमेरिकन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का कू यानी तख्ता पलट। वेनेजुएला में 1999 का रेवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन कौन लाया था? ह्यूगो चावेज। प्रैक्टिसिंग ओपन वेन्स ऑफ लैटिन अमेरिका एंड शॉक डॉक्ट्रिन। राइट। इन शॉर्ट, लैटिन अमेरिका के आज की कॉम्प्लेक्स रियलिटी उसके हिस्टोरिकल वेस्टर्न एक्सप्लॉयटेशन से क्लोजली टाइड है। टॉपिक 29, अ केस अगेंस्ट द शांति एक्ट। शांति एक्ट और न्यूक्लियर लायबिलिटी। ब्रॉड माइक्रो थीम है न्यूक्लियर एनर्जी लायबिलिटी लॉज। शांति एक्ट टेक्निकली प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर पावर में एंट्री देता है, पर एक्सीडेंट्स की लीगल लायबिलिटी सप्लायर से बिल्कुल हटा देता है। मतलब आपने खराब कुकर लिया, वो फटा, पर नए कानून में आप कंपनी पर केस नहीं कर सकते। इसे राइट ऑफ रिकोर्स रिमूव करना कहते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर लॉज एक्चुअली इतने ड्रास्टिकली बदल क्यों रहे हैं? बैकग्राउंड, शांति एक्ट एसेंशियली पुराने सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को बदलकर प्राइवेट एंटिटीज का रास्ता खोल रहा है। पर कोर लॉजिक कंट्रोवर्शियल है क्योंकि एक्ट कंप्लीटली न्यूक्लियर सप्लायर्स को इंडेमनिफाई कर रहा है। ऑपरेटर की टोटली कैप लायबिलिटी 100 करोड़ से 3000 करोड़ फिक्स हुई है और ओवरऑल 3900 करोड़ या 300 मिलियन एसडीआर पर कैप लग गया, जबकि न्यूक्लियर करंटली हमारी इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ 3% बनाता है। कौन सा नया एक्ट प्राइवेट एंट्री अलाउ कर रहा है? शांति एक्ट। ये स्पेसिफिकली किस पुराने लेजिस्लेटिव एक्ट को रिप्लेस करता है? सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट यानी CLNDA। इस एक्ट ने थियोरेटिकली कौन सा बहुत क्रिटिकल लीगल राइट खत्म कर दिया है? द राइट ऑफ रिकोर्स, सप्लायर्स पर केस करने का हक। टोटल न्यूक्लियर लायबिलिटी इंक्लूडिंग सेंटर फॉर्मली कितनी कैप हुई है? 300 मिलियन एसडीआर, जो अप्रोक्सीमेटली 3900 करोड़ बनती है। इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बेसिकली न्यूक्लियर का शेयर कितना है? सिर्फ अबाउट 3%। प्रैक्टिस सेइंग शांति एक्ट एंड राइट ऑफ रिकोर्स। डन। इन शॉर्ट, प्राइवेट कैपिटल इनवाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने सप्लायर लायबिलिटी का सेफ्टी नेट प्रैक्टिकली खत्म कर दिया है। टॉपिक 30, व्हाई हैज JNK शेल्व्ड द डल लेक रेस्टोरेशन प्लान? डल लेक कंजर्वेशन और इंस्टीट्यूट प्लान। ब्रॉड माइक्रो थीम है इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। JNK एडमिनिस्ट्रेशन ने लेक ड्वेलर्स को बाहर निकालकर बसाने का आइडिया कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया है। पहले लोगों को हटाने का प्लान था, अब उनको साथ रखकर पोल्यूशन क्लियर करने का फोकस है। इस अप्रोच को ही इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। कश्मीर की इस लेगेसी लेक की प्लानिंग कैसे पलटी? बैकग्राउंड यह है कि 2009 का 416.72 करोड़ वाला प्लान, जो रफली 9000 ड्वेलर्स को बिमीना शिफ्ट करने वाला था, वो टोटली शेल्व हो चुका है।
कोर लॉजिक लेक के एक्चुअली डिग्रेड होने का रीजन था अनट्रीटेड सीवेज और अग्रेसिव वीड ग्रोथ। गवर्नमेंट पीएम डेवलपमेंट पैकेज के थ्रू मॉड्यूलर सुएज ट्रीटमेंट प्लान्स यानी एसटीपीज लगाकर इन सीटू कंजर्वेशन प्लान चला रही है, जहां लोग इकोसिस्टम का हिस्सा है। जेएनके गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक कौन सा प्लान टोटली ड्रॉप किया है? 2009 का मास रिलोकेशन प्लान। लेक प्राइमरीली किन मेन फैक्टर्स की वजह से कॉन्स्टेंटली डिग्रेड हो रही थी? अनट्रीटेड सुएज एंट्री, डिफॉरेस्टेशन और एक्सट्रीम वीड ग्रोथ। अब स्ट्रैटेजी कंप्लीटली किस अप्रोच पर शिफ्ट हो गई है? एक नई इन सीटू कंजर्वेशन प्लान पर। इस अप्रोच में डायरेक्टली रेजिडेंट्स को क्या ट्रीट किया जाता है? उनको स्ट्रिक्टली इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड लेवल पर क्या इंस्टॉल होगा? नए मॉड्यूलर सुएज ट्रीटमेंट प्लान्स या एसटीपीज। प्रैक्टिस सेइंग इन सीटू कंजर्वेशन एंड मॉड्यूलर एसटीपीज। Awesome. इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट बचाने के लिए अब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बल्कि एसटीपी मशीन्स इकोसिस्टम को वहीं सेफली क्लीन करेंगे। टॉपिक 31, एज मल्टीलैटरलिज्म erodes, India must reframe its foreign policy. ब्रॉड माइक्रो थीम है स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी। ग्लोबली सब इक्वेशंस बदल रहे हैं और इंडिया की पुरानी फॉरेन पॉलिसी अब रैपिडली ऑब्सोलीट हो रही है। जैसे यूएन या डब्ल्यूटीओ काम करना बंद कर दे और सब लोग अपनी आर्बिट्रेरी चलाने लगे। मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स विजिबली टूट रहे हैं। बैकग्राउंड रियलिटी ये है कि यूएस एसेंशियली 31 यूएन इंस्टीट्यूशन से कंप्लीटली बाहर निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ चाइना करंटली 120 देशों का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनकर बैठा है। कोर लॉजिक ये सजेस्ट करता है कि इंडिया की कोल्ड वॉर एरा वाली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फेल हो रही है। एक्सपर्ट्स एडवाइस करें कि इसकी जगह विकसित भारत 2047 की असर्टिव अप्रोच आनी चाहिए, जहां मेनली एंडोजेनस यानी स्वदेशी टेक कैपेबिलिटीज डेवलप की जाए, प्लस एशिया अफ्रीका के साथ एफटीएस पुश किए जाएं। यूएस फॉर्मली कितने यूएन इंस्टीट्यूशन से सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर चुका है? एग्जैक्टली 31 इंस्टीट्यूशन से। चाइना ग्लोबली कितने कंट्रीज का लार्जेस्ट ओवरऑल ट्रेडिंग पार्टनर है? लगभग 120 कंट्रीज का। ऑथर इंडिया की किस ट्रेडिशनल डिफेंसिव पॉलिसी को ऑब्सोलीट मानता है? कोल्ड वॉर वाली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। इसको फंडामेंटली किस फ्रेश डॉक्ट्रिन से रिप्लेस करना चाहिए? नई विकसित भारत 2047 अप्रोच से। इस अग्रेसिव अप्रोच के दो मेजर स्ट्रेटेजिक पिलर्स क्या होंगे? एंडोजेनस टेक कैपेबिलिटीज बिल्ड करना और फास्ट ट्रैक एफटीएस इन एशिया अफ्रीका। Practicing endogenous tech capabilities and strategic autonomy. वेरी क्रिस्प। In short, इंडिया को डिफेंसिव ऑटोनॉमी छोड़कर टेक और ट्रेड फोकस्ड बोल्ड पॉलिसीज लानी होंगी। टॉपिक 32, What has government laid down on AI labeling? AI labeling rules 2021 amended. ब्रॉड माइक्रो थीम इज डिजिटल रेगुलेशन एंड डीपफेक्स। गवर्नमेंट ने बेसिकली अब स्ट्रिक्ट लेबलिंग मैंडेट कर दी है किसी भी एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए। अगर आप ऑनलाइन कुछ रियलिस्टिक फेक वीडियो देखते हैं तो उस पर लीगली एक्सप्लिसिटली लेबल होना जरूरी है। आईटी रूल्स इतने सडनली टाइट क्यों हुए? बैकग्राउंड मीटी ने सीरियसली आईटी रूल्स 2021 अमेंड कर दिए हैं। अब कोई भी प्लेटफॉर्म जिसके ग्लोबली या लोकली 5 मिलियन से ऊपर यूजर्स हैं, उसे सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन यानी एसजीआई पर क्लियर लेबल्स डालने होंगे। कोर लॉजिक, टेकडाउन्स को फास्ट करना है, कर दी गई है और सेंसिटिव कंटेंट रिपोर्ट पर एक्शन फॉर्मली 72 आवर्स से घटाकर 36 आवर्स हो गया। मेटी ने बेसिकली किन प्लेटफॉर्म्स को इफेक्टिवली टारगेट किया है? जिन प्लेटफॉर्म्स का एक्टिवली यूजर बेस 5 मिलियन से डेफिनेटली ज्यादा है। एआई से आर्टिफिशियली जनरेटेड डेटा को ऑफिशियली लीगल टर्म क्या दिया गया है? सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन या एसजीआई। इलीगल कंटेंट को एंटायरली टेक डाउन करने की हाईली अपडेटेड टाइमलाइन क्या है? 24 से 36 घंटे से ड्रामेटिकली घटाकर सिर्फ 2-3 घंटे। सेंसिटिव कंटेंट की इनकमिंग रिपोर्ट्स पर इनिशियल रिस्पांस टाइम क्या कर दिया है? 72 आवर्स से कट करके बिल्कुल 36 आवर्स। रूल्स एक्सप्लिसिटली किस सीरियस कंटेंट को एंटायरली प्रोहिबिट करते हैं? चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, फोर्ज डॉक्यूमेंटेशन और मलिशियस डीपफेक्स। प्रैक्टिस सेइंग सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन एंड आईटी रूल्स टेक डाउन। राइट। इन शॉर्ट, डीपफेक्स को ब्लॉक करने के लिए गवर्नमेंट ने टेक डाउन टाइमलाइन ड्रास्टिकली श्रिंक करके स्ट्रिक्टली 2-3 आवर्स कर दी है। टॉपिक 33, हाउ इज यूएस इंडिया ट्रेड डील बीइंग ट्रीट? यूएस इंडिया इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। ब्रॉड माइक्रो थीम है बायलैटरल ट्रेड इकोनॉमिक्स। एक नया हेविली नेगोशिएटेड इंटरिम एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो रहा है टैरिफ एडजस्टमेंट्स के साथ, जिससे अल्टीमेटली यूएस के बादाम और पिस्ताशियोज इंडिया में और हमारे कपड़े वहां फॉर्मली सस्ते हो जाएंगे। यूएस और इंडिया ट्रेड वॉर नहीं बल्कि डील कर रहे हैं। बैकग्राउंड देखें तो इस इंटरिम एग्रीमेंट के अंदर यूएस एक्सप्लिसिटली हमारे एक्सपोर्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स को 25% से रिड्यूस करके रफली 18% पर लाएगा। कोर लॉजिक सिंपल रेसिप्रोकेशन का है, जहां इंडिया भी ड्यूटीज हटाएगा। इंडिया प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल गुड्स और कुछ आइटम्स जैसे ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स और ट्री नट्स पर टैरिफ रिमूव करेगा। लेकिन स्ट्रेटेजिकली फार्मर्स को सेफगार्ड करने के लिए डेयरी और पल्सेस जैसे ग्रीन पीज और मूंग को प्योरली बाहर रखा गया है। यूएस हमारे एक्सपोर्ट्स पर प्रैक्टिकली कितना टैरिफ स्लैश कर रहा है? 25% से प्रॉब्ली घटाकर 18%। इंडिया सिस्टमैटिकली किन टिपिकल यूएस एग्री प्रोडक्ट्स पर एक्चुअली टैरिफ रिमूव करेगा? ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स डेफिनेटली, रेड सोरगम और ट्री नट्स।
लोकल फार्मर्स को स्पेसिफिकली बचाने के लिए क्या आइटम्स एग्जेम्प्ट किए गए हैं? Sensitive agricultural items, essentially dairy and prominently pulses. एक्सक्लूड की गई पल्सेस के टिपिकली कुछ एग्जैक्ट एग्जांपल्स दो। Green peas, mostly काबुली चना और extensively मूंग. इंडिया अगले 5 इयर्स में फॉर्मली कितनी बेसिकली यूएस परचेजिंग टारगेट कर रहा है? Roughly $500 billion worth of energy, technically aircraft or tech. प्रैक्टिसिंग टैरिफ, रेसिप्रोसिटी एंड एग्रीकल्चरल एक्सक्लूजन्स। Spot on. इन शॉर्ट, दोनों तरफ से म्यूचुअली टैक्सेस घटाए जा रहे हैं, पर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर कंप्लीटली सेफ रखा गया है। दोस्तों, फाइनली हमने एक्सप्लिसिटली 33 मैसिव टॉपिक्स एसेंशियली डिकोड कर दिए हैं. क्या इनसेन सफर था। ईवी बैटरीज में जेन्युइनली लिथियम कंस्ट्रेंट और प्रैक्टिकली सोडियम आयन का ब्रेक थ्रू, डायरेक्टली इंडिया, ईयू और यूएस ट्रेड एग्रीमेंट। उसके साथ यूजीसी में एसेंशियली आर्टिकल 15 की डिबेट, बजट का ड्रास्टिकली स्क्यूड अर्बन स्पेंडिंग, स्पेस सेक्टर्स का बेसिकली टैक्स इशू, प्लस इनहेरेंटली रिस्की एआई टॉयज, प्रैक्टिकली सासोपोकलिप्स, रेडिकली डेटिंग स्कैम्स, महाराष्ट्र ट्राइबल एफआरए टेक्निकली और प्रोमिनेंटली केरला आरआरटीएस। एसेंशियली मून रेस, स्ट्रिक्टली 16th फाइनेंस कमीशन, प्रैक्टिकली शांति एक्ट, डल लेक इंस्टीट्यूलॉजिकली और प्रोमिनेंटली विकसित भारत की फंडामेंटली नई प्रैक्टिकली अग्रेसिव पॉलिसीज। जाते जाते लिटरली एक माइंड बेंडिंग थॉट देता छोड़ते हैं। अगर बेसिकली एजेंटिक एआई सीरियसली प्रैक्टिकली खुद सारा सिस्टमैटिकली बैकएंड काम कर लेगा, प्रैक्टिकली एआई लिटरली प्रैक्टिकली बच्चों को एक्चुअली एक्सप्लिसिटली बेसिकली पालेगा, तो डेफिनेटली प्रैक्टिकली हम जेन्युइनली प्योरली बेसिकली अपनी खुद की एक्सक्लूसिवली लाइफ के एसेंशियली सुपरवाइजर बनकर प्रैक्टिकली स्ट्रिक्टली जेन्युइनली डेफिनेटली लिटरली साइडलाइंस में खड़े रहेंगे क्या? थोड़ा जेन्युइनली इफेक्टिवली प्रैक्टिकली ऑनेस्टली एसेंशियली सीरियसली लॉजिकली प्रैक्टिकली एक्चुअली अग्रेसिवली प्योरली प्रैक्टिकली इफेक्टिवली ऑनेस्टली लिटरली डेफिनेटली लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच लो। वाओ, इसी मैसिवली इफेक्टिवली जेन्युइनली डीपली फिलोसॉफिकल अग्रेसिवली प्योरली थॉट के इफेक्टिवली साथ फंडामेंटली आज का सिस्टमैटिकली लॉजिकली एसेंशियली इफेक्टिवली डी प्रैक्टिकली एक्टिवली जेन्युइनली रेडिकली लॉजिकली प्रैक्टिकली एक्टिवली अग्रेसिवली सेशन यहीं सिस्टमैटिकली एंड होता है। ठीक, फंडामेंटली लॉजिकली अब्सॉर्बिंग एसेंशियली इफेक्टिवली एक्टिवली अग्रेसिवली रियलिस्टिकली एक्टिवली नॉलेज, अगले एसेंशियली डीप रियलिस्टिकली सिस्टमैटिकली एक्टिव प्रैक्टिकली रेडिकली अग्रेसिव इफेक्टिवली एक्टिवली प्रैक्टिकली लॉजिकली एक्सप्लिसिटली डीपली जेन्युइनली सेशन में सिस्टमैटिकली डेफिनेटली एक्सक्लूसिवली प्रोएक्टिवली एक्सप्लिसिटली एक्टिवली डायरेक्टली रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली मिलते हैं। दोस्तों थोड़ा सोच के देखो, मतलब 5000 साल पुरानी स्कीइंग और आज के सुपर स्मार्ट एआई में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? या फिर एक मशीन उस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व कर रही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा मेडल जीता। हाँ एग्जैक्टली आज हम इन्हीं माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं अपनी इस डीप डाइव में। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। आज का हमारा लर्निंग मैप काफी मैसिव और एनर्जेटिक होने वाला है। हम एक के बाद एक एग्जैक्टली 30 अलग अलग और सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को नेचुरली डिकोड करेंगे। मतलब ग्लोबल ट्रेड से लेकर बायोकेमिकल्स, आर्ट हिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और कटिंग एज एआई तक सब कुछ। राइट, तो दोस्त गेट रेडी बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक लर्निंग एडवेंचर। लेट्स जंप राइट इन। डन। तो शुरू करते हैं टॉपिक 1 से। व्हाट्स इन स्टोर फॉर गारमेंट एक्सपोर्टर्स टू यूएस। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ्स। हेडिंग है यूएस बांग्लादेश पैक्ट इन इंड्रा। बेसिकली यूएस और बांग्लादेश के बीच एक जीरो टैरिफ अग्रीमेंट की बात चल रही है और हमें देखना है इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सोचो 2 शर्ट्स हैं, एक बांग्लादेश में बनी और एक इंडिया में। टैरिफ कैसे उनकी फाइनल प्राइस बदल देता है, लाइक मार्केट में कौन सी सस्ती बिकेगी। एग्जैक्टली बैकग्राउंड ये है कि 2024 में बांग्लादेश ने दुनिया भर में $50.9 बिलियन के गारमेंट्स एक्सपोर्ट किए। वाओ, और इंडिया ने कितने किए? इंडिया ने सिर्फ अराउंड $16 बिलियन। यूएस बांग्लादेश पैक्ट में यूएस कॉटन या एमएमएफ से बने कपड़ों पर रेसिप्रोकल जीरो टैरिफ्स का ऑफर है। तो इसमें हमारा कोर लॉजिक क्या बनता है? कोर लॉजिक ये है कि इंडिया नॉर्मल कॉटन पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, लेकिन एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल यानी ईएलएस कॉटन को एग्जेम्प्ट करता है। अच्छा, तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है इसका, स्पेशली एग्जाम पर्सपेक्टिव से? तो इम्पैक्ट ये है कि इंडिया यूएस से प्रीमियम ईएलएस कॉटन इंपोर्ट करता है, जिसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, पीमा वैरायटी। गॉट इट। तो इंडिया को अपनी लोकल ड्यूटी और ग्लोबल एक्सपोर्ट में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। चलो क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। इंडिया यूएस से कौन सा प्रीमियम कॉटन इंपोर्ट करता है? पीमा वैरायटी। और ईएलएस का फुल फॉर्म क्या है? एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल। इंडिया में जनरल कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है? 11%। बांग्लादेश का 2024 गारमेंट एक्सपोर्ट कितना था? $50.9 बिलियन। और इस पैक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ्स। सुपर्ब। नाउ दोस्त पॉज एंड प्रैक्टिसिंग पीमा इज प्रीमियम ईएलएस कॉटन फ्रॉम यूएस। प्रैक्टिस। इन शॉर्ट, ये अग्रीमेंट दिखाता है कि कैसे जीरो टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट्स को इफेक्ट करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 2 पर एम्बिग्यूटीज इन द यूएस इंडिया ट्रेड डील। ब्रॉड माइक्रो थीम है बायलेटरल ट्रेड रिलेशंस। इसकी क्लियर हेडिंग है यूएस इंडिया इंटरिम अग्रीमेंट रूल्स। ये बेसिकली दोनों कंट्रीज के बीच नए ट्रेड रूल्स और कुछ अनसुलझे डिस्प्यूट्स हैं। जैसे दो दोस्तों के बीच डील हो कि तुम मेरा सामान खरीदो, मैं तुम्हारा, बट कुछ कंडीशंस पर। सही एग्जाम्पल है। इंट्रो में देखें तो यूएस ने इंडियन इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स 50% से घटाकर 18% कर दिए। वाओ, दैट्स अ बिग ड्रॉप।
तो बैकग्राउंड में इंडिया ने क्या प्रॉमिस किया? इंडिया ने नेक्स्ट 5 इयर्स में यूएस से $500 बिलियन का सामान खरीदने का इंटेंट दिखाया है। ओह अच्छा, पर इसमें डिस्प्यूट कहाँ आ रहा है? कोर लॉजिक क्या है? डिस्प्यूट यह है कि यूएस लगातार इंडिया के जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड प्रोडक्ट्स के बैन को अपोज कर रहा है। तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये होगा कि यूएस इस जीएम फूड बैन को एक बड़ा नॉन टैरिफ बैरियर मानता है, यानी एनटीबी। एब्सोल्युटली। कंक्लूजन यही है कि टैरिफ्स तो कम हुए, लेकिन एनटीबी जैसे इश्यूज ट्रेड में बहुत बड़ी रुकावट हैं। लेट्स डू अ क्विक क्विज। यूएस ने टैरिफ 50% से घटाकर कितना किया? 18%। इंडिया 5 साल में यूएस से कितने का सामान खरीदेगा? $500 बिलियन। और ये एनटीबी का मतलब क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर। यूएस इंडिया के किस बैन का विरोध करता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड प्रोडक्ट्स का। और इंडिया रफली क्या खरीदेगा यूएस से? एनर्जी, एयरक्राफ्ट टेक और कोकिंग कोल। दोस्त नाउ प्रैक्टिस सेइंग जीएम फूड बैन इज अ नॉन टैरिफ बैरियर। इन शॉर्ट, इंडिया यूएस ट्रेड डील अच्छी है, लेकिन जीएम फूड जैसे नॉन टैरिफ बैरियर्स अभी भी एक बड़ी चैलेंज है। खोलना, टॉपिक 3 पर आते हैं। व्हाट आर बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स? ब्रॉड माइक्रो थीम है, बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस। हेडिंग है बायो बेस्ड केमिकल्स एंड बायो ईथी पॉलिसी। बेसिकली नेचर और बायोलॉजिकल फीडस्टॉक से बने केमिकल्स और एंजाइम्स। मतलब गन्ने या मक्के से प्लास्टिक या फ्यूल बनाना? साउंड्स लाइक साई-फाई। इंट्रो यही है कि बायो बेस्ड केमिकल्स इन्हीं बायोलॉजिकल फीडस्टॉक्स जैसे शुगर केन और कॉर्न के फर्मेंटेशन से बनते हैं। तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है इसको लेके? ये सेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बायो E3 पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है आजकल। और इसमें कोर लॉजिक एंजाइम्स का है, राइट? हाँ, एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है इनका? एनर्जी बचाते हैं क्या? एग्जैक्ट पॉइंट। ये कम टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करते हैं, जिससे एनर्जी यूज काफी ड्रॉप हो जाता है। लैक्टिक एसिड और बायो अल्कोहल्स इसके एग्जांपल्स हैं। ग्रेट। क्विक क्वेश्चंस। बायोकेमिकल्स किससे बनते हैं? बायोलॉजिकल फीडस्टॉक्स जैसे शुगर केन से। किस पॉलिसी के अंडर इनको प्रमोट किया जा रहा है? बायो E3 पॉलिसी। और कौन सा डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है? कम टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करके एनर्जी बचाते हैं। दोस्त नाउ पॉज इन प्रैक्टिसिंग एंजाइम्स और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट सेविंग एनर्जी। इन शॉर्ट, बायो E3 पॉलिसी के अंडर बायोकेमिकल्स और एंजाइम्स इंडस्ट्री को हाईली इको फ्रेंडली बना रहे हैं। Next is topic 4, 3 births, a biennale and a new book. Ghulam Mohammad Sheikh at 89. Broad micro theme, Indian art and culture. हेडिंग है गुलाम मोहम्मद शेख्स लेगेसी। हम इस लेजेंड की कला और उनके योगदान को समझेंगे। Like एक ऐसा आर्टवर्क जो चलते फिरते मंदिर जैसा खुलता है। सही पकड़ा। इंट्रो में वो 89 साल के एक रिनाउंड इंडियन आर्टिस्ट, पोएट और आर्ट हिस्टोरियन हैं। बैकग्राउंड कहाँ से है उनका? वो बड़ौदा फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट से काफी क्लोजली जुड़े रहे हैं। और उन्होंने ग्रुप भी तो स्टार्ट किया था ना, स्कोर लॉजिक। हाँ, उन्होंने फेमसली ग्रुप 18090 की को फाउंडिंग की थी। इन बैक देखे तो उनके स्पेसिफिक आर्टवर्क्स का क्या नाम है? उन्हें कावर्ड्स कहते हैं। ये मॉन्यूमेंटल आर्टवर्क्स हैं जो वेस्टर्न इंडिया के ट्रेडिशनल ट्रैवलिंग श्राइन से इंस्पायर्ड हैं। और उन्हें रिसेंटली अवार्ड भी मिला है कंक्लूजन में। यस, 2022 में उन्हें अपने ऑटोबायोग्राफिकल एसे घेर जतन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ऑसम। Q&A टाइम। गुलाम मोहम्मद शेख किस आर्ट फैकल्टी से जुड़े हैं? बड़ौदा फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स। उनके ट्रैवलिंग श्राइन वाले आर्टवर्क को क्या कहते हैं? कावर्ड्स। उन्हें 2022 में कौन सा अवार्ड मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड। किस बुक के लिए मिला ये अवार्ड? घेर जतन। उन्होंने कौन सा आर्ट ग्रुप को फाउंड किया था? ग्रुप 1890। दोस्त प्रैक्टिस सेइंग कावर्ड्स आर ट्रेडिशनल ट्रैवलिंग श्राइन्स इन आर्ट। इन शॉर्ट, गुलाम मोहम्मद शेख की कावर्ड्स और घेर जतन इंडियन आर्ट का एक अमूल्य हिस्सा है। मूविंग टू टॉपिक 5, अ सेपरेट क्लासिफिकेशन फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब्स। ब्रॉड माइक्रो थीम है सोशल जस्टिस एंड पॉलिटी। हेडिंग है हिस्ट्री एंड वेलफेयर ऑफ DNTs, यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स का स्ट्रगल और उनकी स्कीम्स। इमेजिन एक पूरी कम्युनिटी जिसे ब्रिटिश रूल में पैदा होते ही क्रिमिनल मान लिया जाता था। हॉरिबल, राइट? बहुत डार्क हिस्ट्री है। इंट्रो, हिस्टोरिकली उन्हें कॉलोनियल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के अंडर क्रिमिनल क्लासिफाई किया गया था। तो बैकग्राउंड में आजादी के बाद क्या हुआ? 1952 में इस CTA को रिपील किया गया, लेकिन स्टेट ने उसकी जगह हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट्स लगा दिए। स्टिग्मा वही रहा। कोर लॉजिक ये है कि अब इनके लिए स्पेशल स्कीम्स हैं, जैसे सीड। हाँ, सी स्कीम एक्सक्लूसिवली DNTs की लाइवलीहुड, एजुकेशन और हेल्थ के लिए चलाई जा रही है। और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट के लिए कुछ कमीशंस बनाए गए थे। आयदाद कमीशन 2017 में और रिंके कमीशन 2008 में बनाए गए थे, स्पेशली फॉर DNT क्लासिफिकेशन। कंक्लूजन है कि इन्हें अभी भी सही जस्टिस चाहिए। चलो 5 क्वेश्चंस। DNTs को किस एक्ट के अंडर क्रिमिनल माना गया था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। ये एक्ट कब रिपील हुआ? 1952 में। स्टेट्स ने उसकी जगह कौन सा एक्ट लगाया? हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट। DNTs के लिए आज कौन सी स्कीम है? सीड की स्कीम। 2 मेजर कमीशंस के नाम बताओ। आयदाद कमीशन 2017 और रिंके कमीशन 2008। दोस्त प्रैक्टिस सेइंग सीड स्कीम एंड आयदाद कमीशन आर फॉर DNTs। इन शॉर्ट, 1871 के काले कानून से लेकर सीड स्कीम तक DNTs का सफर डीपली स्ट्रगल भरा रहा है। Let's jump to topic 6. How district cooling can ease India's climate and urban planning troubles. Micro theme, climate change and infrastructure. हेडिंग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग एंड किगाली अमेंडमेंट।
ये एक सेंट्रल एसी सिस्टम है जो पूरे बिल्डिंग क्लस्टर्स को एक साथ ठंडा करता है। मतलब हर घर में अलग एसी लगाने के बजाय अंडरग्राउंड पाइप्स का नेटवर्क ठंडी हवा दे रहा है। करेक्ट। इंट्रो में ये अंडरग्राउंड इंसुलेटेड चिल्ड वाटर पाइप्स यूज करता है। बैकग्राउंड क्या है इसका? ये 6 से 7 डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 30 से 50% तक ड्रॉप कर देता है। वाओ, तो कोर लॉजिक से ग्रिड पर डिमांड कम होती होगी। हाँ, पीक डिमांड 20 से 30% घट जाती है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में इसका सक्सेसफुल डेमो हो चुका है। और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर कैसे कनेक्ट होता है? ये इंडिया को अपने किगाली अमेंडमेंट कमिटमेंट्स पूरे करने में मदद करता है, जिसका गोल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स या HFCs को फेज डाउन करना है। ग्रेट कंक्लूजन, फ्यूचर अर्बन प्लानिंग का गेम चेंजर। लेट्स आस्क, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग किस चीज को सेंट्रलाइज करता है? बिल्डिंग क्लस्टर्स के एसी को। ये किस इंटरनेशनल अग्रीमेंट में हेल्प करता है? किगाली अमेंडमेंट में किगाली अमेंडमेंट का मेन गोल क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी HFCs को फेज डाउन करना। सिस्टम किस टेम्परेचर पर काम करता है? 6 से 7 डिग्री सेल्सियस। इंडिया में इसका सक्सेसफुल डेमो कहाँ हुआ? गिफ्ट सिटी गुजरात। दोस्तों, नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस saying district cooling helps fulfill Kigali Amendment by cutting HFCs. इन शॉर्ट, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग इलेक्ट्रिसिटी बचाता है और HFCs कम करके एनवायरनमेंट को सेफ रखता है। बाय द वे दोस्तों, अगर तुम ये डीप डाइव्स और मेमोरी हैक्स एंजॉय कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। इट रियली हेल्प्स अस ब्रिंग मोर कूल फैक्ट्स टू यू। अब आते हैं टॉपिक 7 पर, ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सैटायर, ब्रॉड माइक्रो थीम, पॉलिटी एंड फंडामेंटल राइट्स। हेडिंग है सेक्शन 69A एंड कंटेंट ब्लॉकिंग रूल्स। सटायर का इंपॉर्टेंस और गवर्नमेंट के नेट पर कंटेंट ब्लॉक करने के रूल्स। जैसे किसी ने इंटरनेट पर मीम बनाया और गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया। इंट्रो है IT एक्ट का सेक्शन 69A जो गवर्नमेंट को पावर देता है कंटेंट ब्लॉक करने की, बट सिर्फ आर्टिकल 19(2) के एक्सेप्शंस के अंडर। बैकग्राउंड में नए रूल्स आए हैं ना? हाँ, रिवाइज 2026 IT रूल्स के अंडर प्लेटफॉर्म्स को इलीगल कंटेंट हटाने के लिए सिर्फ 3 घंटे की विंडो दी गई है। ओ बाप रे, 3 आवर्स। तो कोर लॉजिक में कुछ सेफगार्ड्स हैं? सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस में रूल किया था कि ब्लॉकिंग ऑर्डर से पहले कंटेंट के ओरिजिनेटर को सुनना जरूरी है। इम्पैक्ट यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस रखना पड़ता है। Q&A, लेट्स गो। कंटेंट ब्लॉकिंग किस IT एक्ट सेक्शन में है? सेक्शन 69A। ये ब्लॉकिंग किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के एक्सेप्शन पर बेस्ड है? आर्टिकल 19(2). नए 2026 IT रूल्स में टेक डाउन विंडो कितनी है? सिर्फ 3 घंटे। किस केस में SC ने कहा ओरिजिनेटर को सुनना पड़ेगा? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। आर्टिकल 19(2) के कोई 2 ग्राउंड्स बताओ। सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। दोस्त, प्रैक्टिसिंग श्रेया सिंगल केस प्रोटेक्ट्स द ओरिजिनेटर अंडर सेक्शन 69A। इन शॉर्ट, 69A में 3 घंटे का रूल आ गया है, बट श्रेया सिंघल केस एक क्रिटिकल सेफगार्ड है। टॉपिक 8, द 1946 रॉयल नेवी रिवॉल्ट, सॉलिडारिटी अमिड शार्पनिंग पोलराइजेशन, ब्रॉड माइक्रो थीम, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हेडिंग द RIN रिवोल्ट ऑफ 1946। इंडियन नेवी के सेलर्स का ब्रिटिश राज के खिलाफ एक मैसिव रिवोल्ट। भूखे और अप्रेस्ड सेलर्स का आजादी के लिए एक साथ खड़ा होना, लिटरली गूज़बम्प्स। इंट्रो, रॉयल इंडियन नेवी यानी RIN रिवोल्ट 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे के HMIS तलवार शिप पर एक हंगर स्ट्राइक से शुरू हुआ। बैकग्राउंड, रीजंस क्या थे इसके? खराब खाना, एक्सट्रीमली लो वेजेस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कोर लॉजिक में उनके सॉलिडारिटी सबसे बड़ी बात थी ना? एग्जैक्टली। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड यूनिटी दिखाते हुए अपने शिप्स पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों के झंडे एक साथ फहराए। इम्पैक्ट बहुत ह्यूज था। कितने लोग थे? 20,000 रेटिंग्स यानी सेलर्स और दोनों कोस्ट के 75 शिप शामिल थे इसमें। कंक्लूजन यही है कि यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी। क्विक क्वेश्चंस, RIN रिवोल्ट कब शुरू हुआ? 18 फरवरी 1946। किस शिप से स्टार्ट हुआ था ये? HMIS तलवार इन बॉम्बे। कौन से 3 झंडे एक साथ फहराए गए थे? कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी। इसका मेन रीजन क्या था? पुअर फूड, लो वेजेस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कितने सेलर्स और शिप्स इन्वॉल्व थे? 20,000 रेटिंग्स और 75 शिप्स। Those pause and practice saying 1946 RIN revolt started at HMIS तलवार। इन शॉर्ट, 1946 का नेवी रिवोल्ट आजादी की लड़ाई में रिलीजियस और पॉलिटिकल यूनिटी का एक पीक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट टॉपिक 9, द नीड फॉर डाइवर्सिटी इन द जुडिशरी, ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी एंड जुडिशरी। हेडिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस। हम समझेंगे जज कैसे अपॉइंट होते हैं। राइट, पॉलिटिक्स से अलग रखना बहुत जरूरी है इसको। इंट्रो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 217 हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए है। बैकग्राउंड, अभी कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? कोलिजियम सिस्टम का यूज होता है। और इसका कोर लॉजिक कहाँ से आया था? इसकी बिगिनिंग सेकंड जजेस केस 1993 से हुई थी, ताकि पॉलिटिकल बायस खत्म हो। इम्पैक्ट के रूप में गवर्नमेंट एक नया एक्ट लाई थी, NJAC, है ना? हाँ, 99th अमेंडमेंट के थ्रू। बट 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वायलेशन के आधार पर स्ट्राइक डाउन कर दिया। कंक्लूजन में एक फैक्ट है, आर्टिकल 130 के बारे में। हाँ, आर्टिकल 130 अलाउ करता है कि SC की सीट दिल्ली के बाहर भी हो सकती है अगर CJI और प्रेसिडेंट अग्री करें। क्वेश्चंस टाइम। SC जजेस अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 124। कोलिजियम सिस्टम किस केस से आया? सेकंड जजेस केस 1993। SC ने NJAC को क्यों कैंसिल किया?
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस वायलेट करने के लिए। एनजेसी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 99th अमेंडमेंट। क्या एससी दिल्ली के बाहर बैठ सकती है? हाँ, आर्टिकल 130 के अंडर सीजेआई और प्रेसिडेंट अप्रूवल के साथ। Those practicing a collegiate system originated from the second judge's case 1993. इन शॉर्ट, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए 1993 का कलीजियम सिस्टम और एनजेएसी का कैंसिल होना क्रिटिकल पॉलिटिकल इवेंट्स हैं। Topic 10. Are Indian firms intent on moving to Venezuelan oil? Broad micro theme, energy and geography. हेडिंग द चैलेंजेस ऑफ वेनेजुएलन क्रूड ऑयल। ये गाढ़े शहद यानी थिक हनी की तरह पाइप्स में फंस जाता है ना? बिल्कुल। इंट्रो इंडियन कंपनीज चाहती तो है वहां का ऑयल, बट वेनेजुएला का क्रूड बॉटम हैवी, एक्सट्रीमली विस्कस और हाई एसिड नंबर वाला होता है। बैकग्राउंड में उनकी स्टेट कंपनी का नाम क्या है? पीडीवीएसए। तो इसका कोर लॉजिक रिफाइनरीज में प्रॉब्लम करता है। हाँ, हाई एसिड नंबर से रिफाइनरी में करोजन लगता है और हाई विस्कोसिटी से पाइपलाइंस में प्रेशर बढ़ता है। इसका रियल वर्ल्ड सोल्यूशन क्या निकालते हैं फिर? इसको प्रोसेस करने के लिए इसमें 10 से 15% लाइटर क्रूड्स को को ब्लेंड करना पड़ता है। ओके, क्वेश्चंस। वेनेजुएला का क्रूड ऑयल कैसा होता है? बॉटम हैवी, हाईली विस्कस और हाई एसिड नंबर। हाई एसिड नंबर का क्या असर होता है? रिफाइनरी में कोरोजन यानी जंग लगती है। हाई विस्कोसिटी क्या करती है? पाइपलाइंस में प्रेशर बिल्ड करती है। प्रोसेस करने के लिए ट्रिक क्या है? 10-15% लाइटर क्रूड्स के साथ को ब्लेंडिंग। पीडीवीएसए कहाँ की स्टेट ऑयल कंपनी है? वेनेजुएला की। दोस्त पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग हाई एसिड कॉजेज कोरोजन, हाई विस्कोसिटी बिल्ड्स प्रेशर। इन शॉर्ट, वेनेजुएलन क्रूड सस्ता हो सकता है, बट उसकी प्रोसेसिंग और को ब्लेंडिंग एक बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। टॉपिक 11 आ गया दोस्त। द काउंटर इंट्यूटिव ब्यूटी ऑफ स्कीइंग, ब्रॉड माइक्रो थीम, स्पोर्ट्स हिस्ट्री। हेरिंग एवोल्यूशन ऑफ स्कीइंग। इमेजिन 5000 साल पहले लोग बर्फ पे स्लाइड कर रहे हैं। एक्चुअली स्कीइंग 5000 ईयर्स पहले स्कैंडिनेविया या नॉर्वे में स्टार्ट हुई थी। तो बैकग्राउंड में मॉडर्न टर्न्स कब आए? 1800s के मिड में सॉन्ड्रे नॉरहाइम नाम के पर्सन ने हील बाइंडिंग स्टार्ट की, जिससे कंट्रोल टर्न्स पॉसिबल हुए। कोर लॉजिक यही हील बाइंडिंग्स है। इम्पैक्ट कब पड़ा ओलंपिक्स पर? 1936 में अल्पाइन स्कीइंग ऑफिशियली एक ओलंपिक स्पोर्ट बन गया। कंक्लूजन ये है कि पुरानी ट्रिक मॉडर्न स्पोर्ट बन गई। Q&A, स्कीइंग कितनी पुरानी है? 5000 साल। कहाँ स्टार्ट हुई? नॉर्वे या स्कैंडिनेविया में। मॉडर्न टर्न्स किसने इंट्रोड्यूस किए? सॉन्ड्रे नॉरहाइम ने। अल्पाइन स्कीइंग ओलंपिक्स में कब आई? 1936 में। सबसे बड़ा चेंज क्या था इक्विपमेंट में? हील बाइंडिंग्स। दोस्त, प्रैक्टिस सेइंग alpine skiing became an Olympic sport in 1936. इन शॉर्ट, 5000 साल से लेकर 1936 के ओलंपिक्स तक स्कीइंग का सफर अमेजिंग रहा है। Let's move to topic 12. How do graphics processing units work? Broad micro theme, science and technology. हेडिंग द आर्किटेक्चर ऑफ जीपीयूज। कैसे जीपीयूज कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। Like हजारों छोटे ब्रेन्स एक साथ काम कर रहे हों। सही एनालॉजी है। एंट्रो, जीपीयूज में पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हजारों कोर्स होते हैं, जबकि सीपीयू सीक्वेंशियल और कॉम्प्लेक्स टास्क्स के लिए होते हैं। तो बैकग्राउंड में एआई इनको इतना यूज क्यों करता है? क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स को स्पेसिफिकली मैट्रिक्स और टेंसर मैथ ऑपरेशन स्मूथली करने होते हैं, और जीपीयू इसमें बेस्ट हैं। इसकी कोर रेंडरिंग पाइपलाइन के क्या स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स: वर्टेक्स प्रोसेसिंग, रास्टराइजेशन, फ्रैगमेंट शेडिंग और आखिर में राइटिंग टू फ्रेम बफर। इम्प्रेसिव टेक। क्वेश्चंस: जीपीयू और सीपीयू में मेन डिफरेंस क्या है? जीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू सीक्वेंशियल टास्क्स। जीपीयूज में कितने कोर्स होते हैं जनरली? हजारों यानी थाउजेंड्स। न्यूरल नेटवर्क्स के लिए जीपीयू क्यों जरूरी है? फॉर मैट्रिक्स एंड टेंसर मैथ। रेंडरिंग का पहला स्टेप क्या है? वर्टेक्स प्रोसेसिंग। और फाइनल स्टेप क्या है पाइपलाइन का? राइटिंग टू फ्रेम बफर। दोस्त, प्रैक्टिस सेइंग GPUs use thousands of cores for parallel processing. इन शॉर्ट, इन्हीं थाउजेंड्स ऑफ कोर्स की वजह से एआई इतना पावरफुल और फास्ट हो गया है। Next is टॉपिक 13: मेजरिंग नॉन वाइटनेस, रिमेंबरिंग टोनी मॉरिसन एंड नीना सिमोन, ब्रॉड माइक्रो थीम, ग्लोबल लिटरेचर एंड राइट्स, heading. लेगेसी ऑफ मॉरिसन एंड सिमोन। इसमें कोई हार्डकोर डेटा नहीं है, जस्ट रॉ इमोशन है आर्ट के थ्रू। इंट्रो यही है कि ये एक कल्चरल कमेंट्री है लिटरेचर और सिविल राइट्स पर। बैकग्राउंड किसका है इसमें? टोनी मॉरिसन और नीना सिमोन के ट्रिमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद किया गया है। कोर लॉजिक इज मेनली उनका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट। हाँ, लिटरेचर और आर्ट के थ्रू आइडेंटिटी और नॉन वाइटनेस के स्ट्रगल्स को दिखाना। Q&A, ये आर्टिकल किस चीज पर फोकस करता है? लिटरेचर और सिविल राइट्स पर। किन दो हस्तियों की बात की गई है? टोनी मॉरिसन और नीना सिमोन। क्या इसमें कोई डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं? नहीं, किस तरह की कमेंट्री है ये? एक डीप कल्चरल कमेंट्री। कोर थीम क्या है? मेजरिंग नॉन वाइटनेस। दोस्त, प्रैक्टिसिंग टोनी मॉरिसन इज नोन फॉर लिटरेचर एंड सिविल राइट्स। इन शॉर्ट, ये लिटरेचर के थ्रू ह्यूमन राइट्स और आइडेंटिटी की एक बहुत पावरफुल स्टोरी है। टॉपिक 14 आ गया। Why has Eastern Nagaland got autonomy? Broad micro theme, polity and governance. हेडिंग: फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी हाँ। या FNTA। हाँ। जैसे एक स्टेट के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन को पावर देना। इंट्रो। FNTA बेसिकली ईस्टर्न नागालैंड के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑटोनॉमी ग्रांट करता है। इनमें कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? किफिर, लोंगलेंग, मॉन, नोकलक, शामाटोर और तुएनसांग। कोर लॉजिक क्या पावर्स है FNTA के पास? इन्हें करीब 46 सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स मिलेंगी। और इम्पैक्ट नागालैंड के स्पेशल स्टेटस पर पड़ेगा? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आर्टिकल 371A पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस हो जाए। नए ऑटोनमस बॉडी का नाम क्या है? FNTA यानी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसमें? 6 डिस्ट्रिक्ट्स। 2 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताओ। किफिर और मॉन।
FNTA को कितने सब्जेक्ट्स पर पावर मिली? 46 सब्जेक्ट्स पर। नागालैंड का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कौन सा है जो अनटच्ड रहेगा? आर्टिकल 371A। Those practice saying FNTA gives autonomy to 6 districts without altering Article 371A. इन शॉर्ट, ईस्टर्न नागालैंड को ऑटोनॉमी मिली बिना कॉन्स्टिट्यूशनल बैकबोन को डिस्टर्ब किए। We are halfway there. Topic 15. What are the key takeaways from AI Summit? Broad micro theme, Artificial Intelligence and IR. हेडिंग ग्लोबल AI इनिशिएटिव्स एंड इंडिया। AI Summit से बड़े देशों का नेक्स्ट मूव दिखता है ना? इंट्रो में 88 कंट्रीज ने एक साथ मिलकर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन AI साइन किया है। और इस डिक्लेरेशन का बैकग्राउंड क्या है? ये डिक्लेरेशन कंप्लीटली डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ AI की वकालत करता है। एक यूएस वाला इनिशिएटिव भी था ना, एज कोर लॉजिक। हाँ, इंडिया ने यूएस के लीड वाले पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, जो क्रिटिकल मिनरल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई चेन के लिए है। और इंडिया के लोकल इम्पैक्ट की बात करें तो सर्वम AI ने फाइनली इंडिया का पहला डोमेस्टिक मल्टी बिलियन पैरामीटर LLM लॉन्च किया है। ब्रिलियंट। क्वेश्चंस प्लीज। कितने कंट्रीज ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया? 88 कंट्रीज ने। डिक्लेरेशन क्या एडवोकेट करता है? डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ AI। पैक्स सिलिका किस कंट्री ने स्टार्ट किया है? यूएस ने। क्या इंडिया पैक्स सिलिका में इन्वॉल्व्ड है? यस, बिल्कुल। इंडिया का पहला डोमेस्टिक LLM किस कंपनी ने बनाया? सर्वाम AI ने। दोस्तों, प्रैक्टिसिंग पैक्स सिलिका इज अ यूएस लेड इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। इन शॉर्ट, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और पैक्स सिलिका से इंडिया AI और हार्डवेयर की दुनिया में स्ट्रांगली प्लेस हो गया है। Topic 16. Why has NGT cleared the Nicobar project? Broad micro theme, environment and ecology. हेडिंग निकोबार मेगा प्रोजेक्ट एंड एनवायरमेंटल रिस्क्स। Development versus nature की एक और बहुत बड़ी लड़ाई। इंट्रो। एनजीटी ने करीब 72,000 से 90,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट दी है। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है बैकग्राउंड वाइज? इसमें एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, पावर प्लांट और एक एयरपोर्ट बनेगा। ओह, तो कोर लॉजिक में एनवायरनमेंट को काफी खतरा होगा। बहुत बड़ा खतरा। लेदरबैक सी टर्टल्स, निकोबारी मेगापॉड्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की लाइफ रिस्क में है। और ट्राइबल इम्पैक्ट। ये डायरेक्टली वहां की वल्नरेबल शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब्स के हैबिटेट पर ओवरलैप करता है। क्वेश्चंस टाइम। निकोबारी प्रोजेक्ट का बजट कितना है? 72K से 90K करोड़। इसमें क्या बिल्ड हो रहा है? ICTT पावर प्लांट और एयरपोर्ट। किन स्पीशीज को मेन थ्रेट है? लेदरबैक टर्टल्स, मेगापॉड्स और क्रोकोडाइल्स को। किन दो ट्राइब्स पर इम्पैक्ट आएगा? शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब्स पर। ICTT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दोस्त, practicing the Nicobar project impacts Shompen tribes and leatherback turtles. इन शॉर्ट, इकोनॉमिक फायदे के लिए हम एक डीप इकोलॉजिकल और ट्राइबल डिजास्टर इनवाइट कर रहे हैं। Topic 17. Why are apple traders in JNK worried? Broad micro theme agriculture and economy. हेडिंग टैरिफ रिडक्शंस एंड JNK एप्पल्स। कश्मीर की एप्पल फार्मिंग काफी खतरे में लग रही है आजकल। इंट्रो देखें तो JNK अकेला पूरे इंडिया का 70% एप्पल प्रोडक्शन मैनेज करता है। और वहाँ की हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी का 50% यही है ना? सही का। प्रॉब्लम का कोर लॉजिक फॉरेन टैरिफ्स हैं। यूएस के एप्पल्स पर कस्टम्स ड्यूटी 50% से घटाकर 25% कर दी गई है। और EU वाले ट्रेड पैक में इम्पैक्ट क्या है? EU डील में टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ सिस्टम के अंडर इंपोर्ट ड्यूटी मैक्स 20% तक कैप हो गई है। सस्ते इंपोर्ट से लोकल मार्केट क्रैश हो रहा है। Q&A. इंडिया में JNK कितना एप्पल प्रोड्यूस करता है? 70% से ज्यादा। हॉर्टिकल्चर में एप्पल का शेयर कितना है? 50%। US एप्पल्स पर ड्यूटी कितनी कम हुई? 50% से 25%। EU डील की इंपोर्ट ड्यूटी लिमिट क्या है? 20%। TRQ का फुल फॉर्म? टैरिफ रेट कोटा। Those practicing, TRQ stands for Tariff Rate Quota System. इन शॉर्ट, रिड्यूस ड्यूटीज और TRQ ने सस्ते फॉरेन एप्पल्स को एडवांटेज दे दिया है अगेंस्ट JNK फार्मर्स। Topic 18 पे आते हैं। Why did the US drop a core radiations safety rule? Broad micro theme, science and environment. हेडिंग US ड्रॉप्स ALRA प्रिंसिपल। मतलब सेफ्टी से समझौता? थोड़ा टेक्निकल है। इंट्रो, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने रिसेंटली ALRA प्रिंसिपल को अपनी रूल बुक से हटा दिया है। ALRA का बैकग्राउंड क्या है? इट स्टैंड्स फॉर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अब किस बेस पर काम करते हैं? दुनिया LNT मॉडल फॉलो करती है, यानी लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल। LNT का लॉजिक क्या कहता है? LNT ये मानता है कि रेडिएशन की कोई भी डोज चाहे कितनी भी माइनस्क्यूलर हो, उसमें कैंसर का रिस्क फिक्स्ड होता है। तो ALRA ड्रॉप करना ग्लोबल साइंस से अलग जाना हो गया। क्वेश्चंस। यूएस ने कौन सा रूल ड्रॉप किया? ALRA का फुल फॉर्म क्या है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ग्लोबल स्टैंडर्ड किस मॉडल पर है? LNT पर। LNT का फुल फॉर्म क्या है? लिनियर नो थ्रेशोल्ड। LNT का बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? एनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन कैरीज अ कैंसर रिस्क। दोस्त, practicing ALRA means as low as reasonably achievable. इन शॉर्ट, LNT का हटना LNT मॉडल की कोर फिलॉसफी को डायरेक्टली चैलेंज करता है। Topic 19. AI and the brain, similar in scale but different in design. ब्रॉड माइक्रो थीम, साइंस एंड AI। Heading Brain versus LLMs. मतलब मशीन वर्सेस ह्यूमन दिमाग पावर वाइज। Intro.
हमारा दिमाग डेंसली पैक्ड फीडबैक लूप्स और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स यूज करता है प्रोसेस करने के लिए। बैकग्राउंड, कौन से न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं? एसिटाइलकोलिन और डोपामीन। इनकी वजह से एफिशिएंसी कितनी आती है? यही मैजिक है, इंसान का दिमाग ये सब सिर्फ 20 वॉट्स की पावर पे कर लेता है। और AI LLMs का कोर लॉजिक। LLMs प्योरली फीड फॉरवर्ड स्ट्रक्चर्स हैं और वो पैरेलल कंप्यूटेशन के चलते कंटिन्यूअसली मेगावाट्स पावर कंज्यूम करते हैं। Q&A, दिमाग का प्रोसेसिंग स्टाइल कैसा है? डेंस फीडबैक लूप्स वाला। 2 न्यूरोमॉड्यूलेटर्स के नाम बताओ। एसिटाइलकोलिन और डोपामीन। ह्यूमन ब्रेन अप्रोक्सीमेटली कितनी पावर लेता है? 20 वॉट्स। LLMs का स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या है? फीड फॉरवर्ड स्ट्रक्चर्स। LLMs का पावर यूसेज कितना होता है? मेगावाट्स। दोस्त, practice saying brains use 20 watts with feedback loops, LLMs use megawatts. इन शॉर्ट स्केल से हो सकता है, बट एनर्जी एफिशिएंसी और डिजाइन में ब्रेन कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट है। Topic 20 on the independence of the EC. Broad, micro theme, Indian polity. हेडिंग इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस एंड 2023 एक्ट। डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर समझते हैं। इंट्रो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को हर बड़े इलेक्शन के सुपरिंटेंडेंट्स की पावर देता है। बैकग्राउंड, नया एक्ट क्या बदलाव लाया? 2023 के एक्ट के अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट अब एक कमेटी करेगी। इस कमेटी में कौन 3 लोग हैं? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। CC का टेन्योर और रिमूवल इम्पैक्ट क्या है? टेन्योर 6 साल या 65 साल की एज तक है और इन्हें हटाना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जज की तरह ही पॉसिबल है अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4। क्वेश्चंस हो जाएं? EC की पावर्स किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324। CEC की अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन होता है? PM, यूनियन मिनिस्टर और LOP। CC का मैक्सिमम टेन्योर क्या है? 6 साल या 65 की उम्र। इन्हें रिमूव करने का प्रोसेस किसके जैसा है? सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा। रिमूवल प्रोविजन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 124(4). दोस्त, practice saying CEC is appointed by PM, Union Minister and LOP. इन शॉर्ट, EC का ये स्ट्रक्चरल और अपॉइंटमेंट चेंज पॉलिटिक्स और फेयरनेस को हेवीली इंपैक्ट करेगा। Moving to topic 21, the explosive rise in inherent risks of prediction markets, broad micro theme, economy and crypto. हेडिंग, प्रेडिक्शन मार्केट्स, पॉलीमार्केट एंड कैल्ची। मतलब फ्यूचर इवेंट्स पर सट्टा क्रिप्टो के जरिए। इंट्रो, ये प्लेटफॉर्म्स प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड इवेंट्स की आउटकम पर बेटिंग ऑफर करते हैं। पॉलीमार्केट बैकग्राउंड वाइज कैसे काम करता है? पॉलीमार्केट कंप्लीटली पॉलीगॉन नेटवर्क पर ऑपरेट करता है और इसमें बेट के लिए USDC स्टेबल कॉइन यूज होता है। USDC स्टेबल कॉइन का लॉजिक क्या है? ये एसेंशियली US डॉलर से पेग्ड होता है ताकि वैल्यू रिटेन रहे। और इसका इम्पैक्ट इंडिया या बाकी जगह क्या है? देखो, अमेरिका की काल्ची मार्केट US CFTC से रेगुलेटेड है, लेकिन इंडिया, UK और सिंगापुर में ये प्रेडिक्शन मार्केट्स कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड और रिस्की हैं। क्वेश्चंस, टाइम। 2 मेन प्रेडिक्शन मार्केट्स कौन से हैं? पॉली मार्केट और काल्ची। पॉली मार्केट पर कौन सा टोकन चलता है? USC स्टेबल कॉइन। ये किस नेटवर्क पर बेस्ड है? पॉलीगॉन नेटवर्क पर। काल्शी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? US CFTC। क्या इंडिया में ये हेवीली रिस्ट्रिक्टेड है? हाँ, बिल्कुल। दोस्त, practicing poly market uses USDC stablecoin on the Polygon network. इन शॉर्ट, ये मार्केट्स इनोवेशन तो लगती हैं, बट विदाउट रेगुलेशन दे आर वाइल्ड वेस्ट। Topic 22. The evolving nature of trade agreements. Broad micro theme, international economics. हेडिंग, एक्सेप्शंस टू MFN एंड द राइज ऑफ ARTs। रूल्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं, ग्लोबल लेवल पे भी। ट्रू। इंट्रो, WTO का एक फाउंडेशनल रूल है, MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसका एम नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड है। तो बैकग्राउंड में गैट का आर्टिकल 24 क्या करता है? गैट का आर्टिकल 24 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTAs को MFN का एक लीगल एक्सेप्शन मानता है। पर इसकी शर्त यानी कोर लॉजिक क्या है? शर्त यह है कि उस FTA को सब्सटैंशियली ऑल ट्रेड कवर करना चाहिए। तो अमेरिका आजकल इम्पैक्ट कैसे डाल रहा है इस पे? US आजकल एग्रीमेंट्स ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड यानी ARTS साइन कर रहा है, जो इन स्ट्रिक्ट WTO मॉनिटरिंग से बच जाते हैं और उनके खुद के इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। इंटरेस्टिंग। क्वेश्चंस, WTO का प्राइमरी नॉन डिस्क्रिमिनेशन रूल क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN। किस आर्टिकल के अंदर FTAs एक्सेप्शन होते हैं? गैट आर्टिकल 24। एक्सेप्शन के लिए क्या क्राइटेरिया मीट करना जरूरी है? सब्सटैंशियली ऑल ट्रेड कवर करना। ARTS का फुल फॉर्म बताओ। एग्रीमेंट्स ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड। FTAs की मेन प्रॉब्लम क्या है? ये डिलिबरेटली WK स्क्रूटनी को बाईपास करते हैं। Those practicing GATT Article 24 allows FTAs as exceptions to MFN. इन शॉर्ट, पुराने ट्रेड लॉज अब कंप्लीटली रिडंडेंट लग रहे हैं नई डील्स के सामने। Topic 23. Does the Data Act dilute the Right to Information Act, broad micro theme, governance and law? हेडिंग, DPDP एक्ट वर्सेस RTI एक्ट, ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी के बीच की लड़ाई। Right to privacy भी इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट पे चेक भी। इंट्रो देखो, 2017 के पुट्टस्वामी जजमेंट ने क्लियरली राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंडर फंडामेंटल राइट अनाउंस किया था। बैकग्राउंड, तब RTI कैसे ऑपरेट करता था? RTI एक्ट का सेक्शन 8(1)J पहले लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होने पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलीज करने की पावर देता था। तो अब कोर लॉजिक नए एक्ट में क्या आया? DPDP एक्ट 2023 का नया सेक्शन 44(3) डायरेक्टली उस RTI प्रोविजन को अमेंड कर देता है। इसका सीधा इम्पैक्ट क्या हो रहा है RTI पर? अब पर्सनल डेटा पर कंप्लीटली एक ब्लैंकेट एग्जेम्पशन लग गया है। पब्लिक इंटरेस्ट वाला एक्सेप्शन प्रैक्टिकली खत्म हो गया। क्वेश्चंस, राइट टू प्राइवेसी किस हिस्टोरिकल केस से आई? पुत्तस्वामी जजमेंट 2017। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल का हिस्सा है? आर्टिकल 21। पहले पर्सनल इन्फो RTI के किस सेक्शन में पार्शियली अवेलेबल था? सेक्शन 8(1)J में।
डीडीपीपी का कौन सा सेक्शन आरटीआई को डाइल्यूट कर रहा है? सेक्शन 44(3) इस डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट आया है? पर्सनल इन्फो पर ब्लैंकेट एग्जेम्पशन लग गया है। दोस्त प्रैक्टिस सेइंग DDPP Act Section 44(3) gives blanket exemption over RTI. इन शॉर्ट, डेटा एक्ट और आरटीआई का ओवरलैप प्राइवेसी तो बचा रहा है, बट एट द कॉस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। Topic 24. The rise of blue, the color that moved kings and the royals before poets. Broad micro theme, art and culture. हेडिंग कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ द कलर ब्लू। सिर्फ एक रंग का हिस्ट्री में इतना बड़ा रोल, क्रेजी। इंट्रो ये एसेंशियली ह्यूमन हिस्ट्री में एक रैंक या प्रेस्टीज की स्टोरी है। इसमें यूपीएससी के हार्ड फैक्ट्स नहीं है। बैकग्राउंड में इस रंग ने पहले किसे इन्फ्लुएंस किया? हिस्टोरिकली पोएट्स से भी पहले इस डीप ब्लू रंग ने सीधा किंग्स और रॉयल्टी को अपने स्पेल में लिया था। कॉर्न लॉजिक, बस इसकी रेयरिटी और पावर थी उस टाइम। एग्जैक्टली, ये एक पावरफुल स्टेटस सिंबल बन गया था। Q&A फास्ट। हिस्ट्री में किस कलर को रॉयल माना गया? ब्लू कलर को, किसको इसने सबसे पहले इन्फ्लुएंस किया? रॉयल्स और किंग्स को। इस आर्टिकल का मेन फोकस क्या है? हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ कलर्स। इसमें कोई स्पेसिफिक पॉलिटी फैक्ट्स हैं? नहीं, ये डिस्कशन किस डोमेन की है? आर्ट और कल्चर की। दोस्त प्रैक्टिस सेइंग द कलर ब्लू मूव्ड किंग्स बिफोर पोएट्स। इन शॉर्ट, हिस्ट्री के नैरेटिव को कभी-कभी बस एक रिच टेक्सचर का रंग ही बदल देता है। Topic 25. How are Indian firms training LLMs? Broad micro theme, AI and technology. हेडिंग इंडिया एआई मिशन एंड मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। इंडिया की अपनी लैंग्वेज मॉडल बनाना बहुत जरूरी था। इंट्रो, सर्वम एआई ने रिसेंटली टोटली होम ग्रोन 35 बिलियन और 105 बिलियन पैरामीटर एलएलएम्स ट्रेन किए हैं स्पेशली इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। बैकग्राउंड, इनको इतनी मैसिव कंप्यूट मिली कहाँ से? गवर्नमेंट के इंडिया एआई मिशन से, जो लोकली 36,000 जीपीयूज का एक्सेस दे रहा है हाईली नॉमिनल फीस पर। कोर लॉजिक, टेक वाइज क्या यूज हो रहा है इसमें पावर बचाने को? वो एक नया आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं जिसे एमओई यानी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं। इसका एक्चुअल एफिशिएंसी इंपैक्ट कैसा है? एमओई पूरे मॉडल के बजाय किसी भी क्वेरी पर सिर्फ उसके एक छोटे फ्रैक्शन को एक्टिवेट करता है, सेविंग ट्रिमेंडस कंप्यूटिंग पावर। रैपिड फायर क्यूज, सर्वम एआई किन लैंग्वेजेस की मॉडल बना रहा है? इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। मॉडल पैरामीटर्स का स्केल क्या है? 35 बिलियन और 105 बिलियन पैरामीटर्स। गवर्नमेंट का मिशन इनको कितने जीपीयूज दे रहा है? 36,000 जीपीयूज। मोई का फुल फॉर्म क्या है? मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। मोई का मेन कंप्यूटेशनल फीचर क्या है? ये पैरामीटर की फ्रैक्शन को एक्टिवेट करके इमेंस पावर बचाता है। दोस्त, practicing MOE stands for Mixture of Experts Saving Computing Power. इन शॉर्ट, डोमेस्टिक सपोर्ट और क्लेवर सॉफ्टवेयर डिजाइन इंडियन एआई को ग्लोबली एलिवेट कर रहा है। Getting close to the end, topic 26. What are carbon capture and utilization technologies? Broad micro theme, climate change and technology. हेडिंग सीसीयू बेसिक्स एंड नेट जीरो 2070। मतलब सीधा चिमनी से धुआं पकड़ो और उसे यूजफुल बना दो। इंट्रो में सीसीयू यानी कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन बेसिकली CO2 को सोर्स से पकड़कर उसे यूजेबल केमिकल्स या फ्यूल्स में बदल देता है। बैकग्राउंड वाइज हमें इसकी जरूरत क्यों है? इंडिया का 2070 तक नेट जीरो टारगेट है। उसके लिए हमें स्पेसिफिकली हार्ड टू अबेट सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज करना होगा। ये हार्ड टू अबेट सेक्टर्स कौन से होते हैं? सीमेंट और स्टील प्रोडक्शन जैसे इंडस्ट्रीज। इम्पैक्ट काफी अच्छा है, पर रिस्क या इशू क्या है यहाँ? सबसे बड़ी हर्डल है एक्सट्रीम हाई एनर्जी इंटेंसिटी और फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में कॉस्ट का ज्यादा होना। चलो क्वेश्चंस। CCU का फुल फॉर्म बताओ। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। कैप्चर होने के बाद CO2 का क्या होता है? उसे फ्यूल्स और बिल्डिंग मटेरियल्स में कन्वर्ट किया जाता है। किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर के लिए CCU क्रिटिकल है? हार्ड टू अबेट सेक्टर्स लाइक सीमेंट एंड स्टील। इंडिया का नेट जीरो टारगेट ईयर कौन सा है? 2070 तय करती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी स्केलिंग कॉस्ट बहुत चैलेंजिंग है। टॉपिक 27. When home becomes hostile, women of the Northeast write their stories. ब्रॉड माइक्रो थीम, लिटरेचर एंड सोसाइटी। Heading Northeast Women's Literary Voices. जब अपना ही घर सेफ ना लगे तो लिखना एक जरिया बनता है। Intro. ये पूरा आर्टिकल एक मूविंग लिटरेचर रिव्यू है। इसका बैकग्राउंड थीम क्या चल रहा है? ये एसेंशियली नॉर्थ ईस्ट रीजन के कॉम्प्लेक्स सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड रिवॉल्व्स करता है। और कोर लॉजिक किसके पर्सपेक्टिव से है? ये स्ट्रिक्टली कॉन्फ्लिक्ट को वुमेन के पर्सपेक्टिव से दिखाता है। क्वेश्चंस हियर। ये लिटरेचर रीजन ऑफ फोकस कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। स्टोरी टेलिंग किस लेंस के थ्रू है? विमेन के थ्रू। कोर इशू क्या एड्रेस हो रहा है यहाँ? सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द एरिया। क्या इस स्पेसिफिक नैरेटिव में यूपीएससी फैक्ट्स है? नहीं। When home becomes hostile, लिटरल सेंस में क्या रेफर करता है? जब इंसान का अपना नेटिव रीजन कंप्लीटली अनसेफ हो जाए। Those practice saying Northeast women's literature reflects socio-political conflict. इन शॉर्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनल आइडेंटिटी का ओवरलैप कितना दर्द भरा होता है, ये लिटरेचर बताता है। Topic 28. Why bulldozers threaten due process. Broad micro theme, law and justice. हेडिंग Judicial bypass and demolitions. बिना ट्रायल के सीधा प्रॉपर्टी गिरा देना, इज दैट इवन लीगल? इंट्रो में बताता हूँ, बुलडोजर जस्टिस लिटरली नॉर्मल लीगल प्रोसेस को कंप्लीटली सर्कमवेंट करता है। बैकग्राउंड, कोर्ट ने अभी क्या एक्ट किया इस पे? सुप्रीम कोर्ट की 2014 NSC 866 रूलिंग आई है जिसने क्लियर किया कि सिर्फ किसी पे एलिगेशन होने से प्रॉपर्टी टारगेट नहीं हो सकती। तो कॉन्स्टिट्यूशनली इसका कोर लॉजिक क्या फेल हो रहा है? ये डायरेक्टली आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी और आर्टिकल 21 का प्योर वायलेशन है। आर्टिकल 21 कैसे वायलेट हो रहा है रियल वर्ल्ड में? ये बेसिक राइट टू नोटिस और फेयर हियरिंग इंसान से छीन लेता है। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर बुलाते हैं। पावरफुल जजमेंट। Q&A.
बुलडोजर एक्शन किस एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस को तोड़ता है? जुडिशियल प्रोसेस को। किस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने ऐसी एक्शन पर रिस्ट्रिक्ट लगाया? 2024 NSC 866 ये किन दो बेसिक आर्टिकल्स का डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट है? आर्टिकल 14 और 21 का आर्टिकल 21 के अंडर प्रैक्टिकली क्या डिनाई हो रहा है? राइट टू फॉर्मल नोटिस और फेयर हियरिंग। ऐसे एक्शन को एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में क्या कहते हैं? कलरबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। दोस्त प्रैक्टिस सेइंग punitive demolitions violate articles 14 and 21. इन शॉर्ट ये शॉर्टकट पनिशमेंट अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के बैकबोन पे एक बड़ा अटैक होती है। Topic 29. What changed in Hong Kong after national security law? Broad, micro theme, international relations. हेडिंग इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज NSL ऑन हांगकांग। ऑटोनॉमी का लिटरली मर्डर होते हुए देखना था ये। इंट्रो यही है कि जून 2020 में चाइना ने सीधा हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ यानी NSL थोप दिया था वहां। बैकग्राउंड में इस लॉ ने बेसिकली किन क्राइम्स को निशाना बनाया? इसने ब्रॉड टर्म्स लाइक सेसेशन, सबवर्जन, टेररिज्म और फॉरेन कलूजन को प्रैक्टिकली क्रिमिनलाइज कर दिया। कोर लॉजिक इसका उनके पुराने सिस्टम पर क्या था? उनका हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क था वन कंट्री टू सिस्टम्स। तो रिजल्ट ये हुआ कि उनका ऑटोनॉमी टोटली डिसमेंटल हो गया। एब्सोल्युटली उनकी प्रॉमिस की गई ऑटोनॉमी परमानेंटली खत्म हो गई। क्वेश्चंस टाइम। NSL एग्जैक्टली कब इम्पोज किया गया था? जून 2020 में। इस लॉ ने एग्जैक्टली क्या ब्रॉड एक्शंस क्रिमिनलाइज किए? सेसेशन, सबवर्जन, टेररिज्म को। हिस्टोरिकली हांगकांग का पॉलिटिकल फ्रेम क्या कहलाता था? वन कंट्री टू सिस्टम्स। ये ऑथोरिटेरियन लॉ किसने डायरेक्ट किया? चाइना ने। इसका रियल वर्ल्ड इफेक्ट किस गारंटी पर पड़ा? हांगकांग की बेसिक लॉ प्रॉमिस्ड ऑटोनॉमी कंप्लीटली डिसमेंटल हो गई। दोस्तों प्रैक्टिस सेइंग NSL dismantled Hong Kong's one country two systems policy. इन शॉर्ट ग्लोबल ट्रीटीज और लीगल ऑटोनॉमी समटाइम्स पेपर पे ही रह जाती हैं जब मेजर पावर्स एक्ट करती हैं। And finally, topic 30. A machine has verified the maths that won a Fields Medal. Why it matters. Broad micro theme AI and mathematics. हेडिंग गाउस एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ मैथ्स। AI ने ह्यूमन मैथ्स के सबसे टफ अवार्ड विनिंग थ्योरी को वेरीफाई किया। अनबिलीवेबल। इंट्रो एक एडवांस्ड AI टूल है जिसका नाम गॉस है और उसने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीन का यूज करके इसको कंप्लीटली डिकोड किया। बैकग्राउंड कौन सी थ्योरम सॉल्व हुई है इसमें? उन्होंने इफेक्टिवली 8 डायमेंशनल स्फीयर पैकिंग प्रॉब्लम के लॉजिक को वेरीफाई किया है। कोर लॉजिक फॉर्मलाइजेशन है, राइट? वो क्या होता है? फॉर्मलाइजेशन मतलब ह्यूमन मैथमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ्स को स्ट्रिक्ट मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना। और इसका इम्पैक्ट मशीन लर्निंग पे क्या होगा? इससे मशीन वो सारे हिडन या इंट्यूटिवली अज्यूम्ड लॉजिकल स्टेप्स को एक्सपोज और वेरीफाई कर पाती है जो इंसान जनरली स्किप कर जाते हैं। फाइनल Q&A सेशन। कौन सा टूल प्योर मैथ प्रूफ पे काम कर रहा था? गॉस। और किस स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूटिलाइजेशन हुआ? लीन। प्रॉब्लम कौन सी थी ओरिजिनली? 8 डायमेंशनल स्फीयर पैकिंग प्रॉब्लम। ट्रांसलेशन प्रोसेस को टेक टर्म्स में क्या रेफर किया जाता है? फॉर्मलाइजेशन। एक्सट्रीम वेरिफिकेशन का मेन फायदा क्या था? मैथमेटिकल प्रूफ्स के हिडन और अज्यूम्ड लॉजिकल स्टेप्स वेरीफाई करना। दोस्त प्रैक्टिस सेइंग Gauss and Lean formalized the 8-dimensional sphere packing problem. इन शॉर्ट प्योर एब्स्ट्रैक्शन जिसमें ह्यूमन लॉजिक फेल हो जाता है वहां मशीन्स अब नए बेंचमार्क सेट कर रही हैं। फ्यू दोस्त हमने स्ट्रिक्टली एक के बाद एक सारे टॉपिक्स डीपली एनालाइज कर लिए हैं। लेट्स डू अ मैसिव रैपिड रिकैप। बिल्कुल याद दिला दूं, हमने इंटरनेशनल ट्रेड से स्टार्ट करके MFN रूल्स, US बांग्लादेश टेक्सटाइल्स सब अनपैक किया। फिर हम सीधा साइंस, बायो E3, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, CCOU और GPUs वर्सेस ब्रेन आर्किटेक्चर पे जंप किए। पॉलिटिक्स और लॉ सेक्शन में हमने आर्टिकल 324, 1993 का कोलिजियम सिस्टम और बुलडोजर जस्टिस को शार्पली एनालाइज किया। और हिस्ट्री कल्चर वाइब्स में 1946 का RIN रिवोल्ट, DNTs का स्ट्रगल और निकोबार जैसे डीप इकोलॉजिकल कंसर्न्स एड्रेस किए। एक ट्रूली कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग। आखिर में दोस्त एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ। अगर गाउस जैसे AI टूल्स पूरे मैथमेटिकल प्रूफ्स वेरीफाई करने लगे हैं और मोए आर्किटेक्चर उनको इतना कंप्यूट एफिशिएंट बना रहा है, तो क्या अगला डेकेड ऐसा हो सकता है जहां जुडिशरी डिसीजंस या प्रेडिक्शन मार्केट्स मशीन्स के हाथ में चली जाएं? सोचिएगा जरूर इस बारे में। हम मिलेंगे ऐसी ही डीप लर्निंग चैट पर फिर कभी। कीप लर्निंग, कीप डाइविंग।